Episode -3 A 7 Badass Friends किमा किमनी किल्मी किम्मी जागो जागी किम्बरती जागो। मेरे कानों में एक आवाज गूंजी। मैं बता सकता था कि सुबह उठने के लिए बहुत जल्दी थी। ब्लम्फ, क्या मैंने अयोग्य रूप से बुदबुदाना? चितो, किम, हमें 15 मिनट में स्कूल जाना है। एशर की आग्रह भरी आवाज ने मुझे याद दिलाया। मुझे लग रहा था कि मैं सो गया था, लेकिन मुझे ये भी लग रहा था कि मुझे ज्यादा नींद नहीं आई। मैं एक कठोर सतह पर इधर उधर घूम रहा था, कुछ चरमराने की आवाजें सुन रहा था। मैं कहाँ हूँ? मैंने अपनी आंखें हल्की सी फोड़ ली, लेकिन सूरज की रोशनी की वजह से मेरी आंखें अंधी ही गई। एक बार जब वे समायोजित हो गई, तो मैंने अपनी डेस्क को पहचान लिया, जिस पर हर जगह कागज के लाखों टुकड़े बिखरे हुए थे। क्या मैं फिर से अपनी डेस्क पर सो गया? मैंने अंदर ही अंदर गुर्राहट की। मैंने महसूस किया कि एशा का हाथ मेरे कंधे पर है, मुझे जगाने के लिए उसे हिला रहा है। चली, किम्मी, हम देर से जा रहे हैं। नहीं, मैंने अपने गर्म लैपटॉप को अपने सीने से लगाते हुए कहा। हाँ, चलो चले, तुम बिल्कुल बांध दिखा रही हो, उसने उकसाया। धन्यवाद, मैंने बड़बड़ाते हुए कहा। वो जोर से करा उठा और मैं बस उसे अपने चेहरे पर हाथ रगड़ते हुए देख सकता था, जैसा कि वह हमेशा करता है जब मैं उसे परेशान करता हूँ या निराश करता हूँ। जब वह बैठा तो मैंने अपने बिस्तर की गड़गड़ाहट के साथ आवाज करते हुए सुना, मुझे अपना बिस्तर चाहिए। देखो, किम्मी, मैं भी थक गया हूँ, लेकिन क्या तुमने मुझे रोते हुए और स्कूल छोड़कर सोने जाते हुए देखा है? नहीं, तो चलो, कृपया, उसने विनती की। मैं अपनी आंखें बंद करके लैपटॉप पर लेट गया। हिलने या स्कूल जाने का कोई इरादा नहीं था। मेरा पूरा ध्यान सीने पर था। मैं खुद को उठने और स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं कर सका, कॉफी के साथ भी नहीं। ठीक है, हम इसे आपके तरीके से करेंगे। चलो देखते हैं कि यह हमें कहाँ से जाता है। ही मैं अपनी कुर्सी से उठा, अकड़ गया। हिलते डुलते मेरे जोड़ अपनी जगह पर आ गए। मैं अपने बिस्तर पर गया और तकिए पर लेट गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ज़ॉम्बी है। तुम्हें अभी मुझे बेवकूफ बनाना चाहिए। क्या तुम गंभीर हो? किल्बर्टी एंड टेलर, अपना आलसीपन बिस्तर से बाहर निकालो और चलो स्कूल चलते हो, एशर ने आदेश दिया। वाह, एशर मुझे स्कूल जाने के लिए कह रहा है। ये पहली बार है। आमतौर पर मैं ही उसे कहती हैं कि उसे स्कूल जाना चाहिए। ऐश, एक बार मैं ये कहने जा रहा हूँ। चलो स्कूल छोड़ दें। मैंने तकिए से लिपटते हुए बड़बड़ाया। क्या तुम गंभीर हो? क्या मैं तुम्हें सही सुन रहा हूँ? कोई स्कूल नहीं, उसने पूछा। मैंने जवाब में तकिए पर अपना सिर हिलाया। तुम वैसे भी एक भयानक मलबे की तरह दिखते हो और मैं भी बहुत थक गया हूँ, उसने हंसते हुए कहा। मैंने अपनी बची हुई आखिरी ताकत से उसे लात मारी। मीना, वह और भी जोर से हंसा, मेरे बगल में लेट गया। मैंने अपने तकिए के नीचे हाथ डालकर अपनी पीजे पेंट निकाली, जबकि एक हाथ से अपनी जीन्स उतार दी। वाह किम्मी, मैं उस तरह का दोस्त नहीं हूँ। मैं उस तरह का फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला आदमी नहीं हूँ, उसने मजाक में कहा। कृपया, ये किसी भी ऐसी चीज के साथ सोता है जिसके पैर हो और जो सांस ले सके बिना किसी बंधन के। सेवा करना उसका पसंदीदा तरीका है। मैंने उसे फिर से लात मारी। मुझे लगा कि मेरा पैर असहज क्षेत्र के थोड़ा बहुत करीब आ गया है। मैंने अपनी आंखें बंद करके हंसते हुए अपनी पीजे पैड पहन ली। तुम एक औजार हो, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, अपने तकिए से लिपटते हुए। लकड़ी के रोड में सबसे तेज औजार, उसने मेरे माथे पर चुंबन देते हुए कहा। उसने मुझे अपनी छाती के करीब खींचा, अपनी बाहें मेरी कमर के चारों ओर लपेटी और अपनी ठोड़ी मेरे सिर पर टिका दी। मैंने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया, जबकि किसी कारण से मैंने उसकी शर्ट को अपने हाथों में पकड़ रखा था और उसके खट्टे उष्णकटिबंधीय स्वर्ग की खुशबू में सांस ले रहा था। क्या मैं अब सो जाऊं? मैंने बुदबुदाते हुए कहा। मैं अभी भी बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था। अब मुझे कल की कुछ बातें याद आ रही थी। मुझे सिर्फ कुछ घंटे की नींद मिली थी, क्योंकि मैं अपनी बेवकूफ़ अंग्रेजी रिपोर्ट टाइप करने की कोशिश कर रहा था। मुझे लगता है कि मेरे अंदर अभी भी वो बेवकूफ़ी बाकी है। जाओ, बेबे, वो हंसा। औजार, मैंने जोर से जम्हाई ली और फिर सो गया। एक बहुत लंबी, अच्छी नींद के बाद मैंने अपनी आंखें खोली और पाया कि देर से आने वाली गर्मियों की रोशनी मेरे कमरे में आ रही थी। अपने बिस्तर पर लौटते हुए मुझे एहसास हुआ कि एशर अब मेरे साथ नहीं था। मैं उठकर बैठ गई और खुद को बिस्तर पर सिर रखे हुए आईने में देखा। वाह, मैं वाकई डरावनी लग रही हूँ। मैं उठी, अपने बालों को ब्रा किया और उन्हें पोनी टेल में बांधा और नीचे की ओर चली गई। एक धीमी आवाज में बात हो रही थी और मुझे तुरंत पता चल गया कि यह आगिर की आवाज है। ऐसा लग रहा था कि वह फोन पर बात कर रहा था खुद से बात कर रहा था, जो वह आकार करता है। मैं किम्मी के साथ घर पर ही रही हूं तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि यह तुम्हारा कोई काम नहीं है।
ठीक है, नहीं मैं तुम नहीं थी, अब खुश हो, जीस दिए कति क्योंकि मुझे पता है कि तुम नहीं करोगे। ठीक है तो मैं ये करूंगा दिरुनी हम खत्म हो गए हैं। मुझे फिर से फोन मत करना, ठीक है? अलविदा, एक अच्छा जीवन जियो। मैं रसोई में चला गया। जब वो करा रहा था, अपना फोन काउंटर पर फेंकते हुए गाली दे रहा था। टिफनी उसकी गर्लफ्रेंड थी। उस फोन कॉल से मैं अनुमान लगा रहा हूं कि वो उनका छोटा सा 2 मिनट का ब्रेकअप सेशन था। गर्लफ्रेंड वास्तव में उनके रिश्ते के लिए बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध शब्द है। सेला बडीज सबसे अच्छा शब्द है। जब उन्हें जरूरत होती थी तो वे एक दूसरे के साथ होते थे। खैर, खाली जगह भरें। एथर ने गर्लफ्रेंडर्स के मामले में वैसा ही व्यवहार किया जैसा कि गम के मामले में किया जाता है। ये घृणित है। मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से गंभीर और सटीक हूं कि एक समय पर उसकी 2 गर्लफ्रेंडर्स एक साथ थीं। उसका शानदार जवाब था, ओह, मेरी पहले से ही एक और गर्लफ्रेंड है। ये पिछले साल की ही बात है। यह एक बहुत ही शर्मनाक पल था। मुझे यहाँ सबसे स्मार्ट दोस्त मिला है ना? मैं रसोई की दीवार से टिककर उसकी पीठ को घूर रहा था, उसके पीछे मुड़ने और मुझे पकड़ने का इंतजार कर रहा था। लेकिन मुझे उससे कहीं बेहतर प्रतिक्रिया मिली। जब उसने मुझे अपने पीछे पाया तो उसकी प्रतिक्रिया ऐसी थी जैसे उसने अभी अभी द लास्ट एक्सॉर्सिज्म का कोई दृश्य देखा हो। फू किम्मी, यह मजाक नहीं है। उसने गुस्से से मेरी ओर इशारा करते हुए कहा। मैं हंस रहा हूं, मैंने साबित किया और उस पर हंसा। तुम वहां कब से खड़े हो? उसने अपनी दोनों बाहें छाती पर रखते हुए पूछा। आप कितने समय से सिंगल हैं और टिफनी आजाद है? हाँ, ये सही है, मैं वहां गया था। एक बात यह है कि आशिर वास्तव में परवाह नहीं करता है। पीछा करने वाला अब हम भी छिपकर सुन रहे हैं। उसने नाक भी सिकोड़ी। यह मेरा घर है, मैं जब चाहूं जहां चाहूं वहीं रह सकती हूं, मैंने कहा, उसके पास जाकर उसकी छाती पर जोर से थपथपाया। ओ सचमुचा, उसने मेरी कलाई पकड़ते हुए जवाब दिया। हाँ, सचमुचा, अब जाओ और मेरे लिए नाश्ता बनाओ, मैंने उसे धकेलते हुए आदेश दिया। जम्मू, ये दोपहर के भोजन का समय है प्रिय, कार्यक्रम शुरू करो, उसने मुझ पर हंसते हुए कहा। नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना, टमाटर टमाटो जो भी हो जाओ पकाओ। मैं क्या हूं, तुम्हारा मुखिया? बिल्कुल नहीं, अपने आलसी गधे से मेरे लिए कुछ पकाओ। हाँ, कल रात तुम्हें वो ब्राउनी याद है ना? तुम्हें पता है वो ब्राउनी वजी तुमने मेरे बिना खाई थी? मैंने उसे याद दिलाया। ओह, वो ब्राउनीज, उसे अपराधबोध से याद आया। मैं पकाऊंगा। मैंने भी यही सोचा था, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और जैसे ही यह स्टोव की ओर गया, मैंने उसकी गांठ पर थप्पड़ मारा। थोड़े समय के लिए बहुत खराब लंच के बाद और पिज्जा ऑर्डर करने के बाद, क्योंकि एशर को नहीं लगता कि पास्ता को हिलाने की जरूरत नहीं है, हम सोफे पर बैठे और पेट भरे होने के बावजूद टीवी देखा। जब तक मैं उठा तब तक 11 बज चुके थे। हालांकि मैं दिन के अंत में वापस जा सकता था, ऐसा नहीं था कि मुझे लंच, मुफ्त अध्ययन या भौतिकी में जाने की जरूरत थी। खैर, मुझे भौतिकी की जरूरत थी, लेकिन एक दिन मेरे पहले से ही बेकार दिमाग को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं एशर के करीब बैठी थी, मेरी टोंगे उसकी गोद में थी, मैं गर्म रहने के लिए उसके बगल में लिपटी हुई थी। बेवकूफ, चैनल बदली, मैंने आदेश दिया। और घिनौना, इसे बदली, अभी। आशा मेरे चेहरे पर दयनीय ढंग से हंसा, जबकि मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, हे भगवान, किम्मी, शांत रहो। ये तो बस एक मनुष्यभक्षी मकड़ी है। ये घिनौना है। ईडब्ल्यू, ये सब बालों से भरा हुआ है और इस चीज के 8 पैर है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। क्या होगा अगर यह चीज आपके गले में रेंगने लगे और, हे भगवान, मुझे लगता है कि मैं बीमार हो जाऊंगा। मैंने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए हौंफते हुए कहा। कोई भी जोखिम लेने की हिम्मत न करते हुए उसने चैनल बदलकर खेल से संबंधित कुछ लगा दिया। मुझे नहीं पता कि क्या ज्यादा बुरा है, मकड़ी खाने वाता शो या खेत। मैं नियंत्रण के लिए आपके साथ पत्थर, कागज, कैंची की तरह खेलता हूं। मैंने सौदेबाजी की, चैनल को कुछ और अधिक पसंद करने योग्य में बदलने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। क्या आप उस आदमी को मकड़ी खाते हुए देखना चाहते हैं? चैनल बदलने के लिए कंट्रोल उठाते हुए वो ताना मारता है। नहीं, पत्थर, कागज, कैची। चली, मैंने जोर देकर कहा, अपनी मुट्ठी को अपनी हथेली के बीच में रखते हुए। उसने आह भरी, अपनी आंखें घुमाए और मुझे चेतावनी दी। एक चीज जिसमें मैं एशर को हरा सकता हूं वह है पत्थर, कागज, कैंची। इसलिए जब मैंने नियंत्रण लिया और इसे प्रिटी लिटिल लायर्स में बदल दिया, तो कोई आश्चर्य नहीं हुआ, जबकि वह चौथे दौर के लिए भीख मांग रहा था। ये तुम्हारा पसंदीदा भी है, ऐश। प्रिटी लिटिल लायर्स। मैं मजाक करते हुए हंसता हूँ। किस लड़के का पसंदीदा शो प्रिटी लिटिल लायर्स है? मुझे यकीन है कि वे इसके बजाय समाचार देखना ज्यादा पसंद करेंगे।
विरोध में थोड़ी बहुत शिकायत के बावजूद हमने शो देखना जारी रखा। एशर इस पर काफी ध्यान लगाए हुए था। वह तब तक पलक भी नहीं झपका रहा था जब तक कि स्तंभने का दरवाजा खुला और जोर से बंद नहीं हो गया। मुझे प्रेम के घोंसले में नहीं जाना चाहिए, मेरे भाई निक ने घर पहुंचते ही चिल्लाकर कहा। मैंने उसकी अपरिपक्वता पर आंखें घुमाई। अरे, जब आप स्कूल से भाग रहे होते हैं तो समय बहुत तेजी से बीत जाता है। मुझे पता है कि एथा हमेशा लड़कियों के साथ संबंध बनाता रहता है, लेकिन जब वह यहाँ होता है तो वह काम से छुट्टी ले लेता है। जब मुझे लगा कि मेरा छोटा भाई कमरे में आ रहा है तो मैंने मजाक किया। एथा ने मुंह खोले हुए नजर से मेरी तरफ देखा। मैं हंस पड़ी, खासकर जब मैंने उसके होठों के कोनों को मुड़ते हुए देखा। आपकी बात वाकई बहुत अच्छी है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, वो लगभग गर्व से कहते हुए स्वीकार करता है। मैं गर्व से खुशी मनाती हूँ, अपनी मुट्ठी हवा में उछालती हूँ। मैंने तुम्हें स्कूल में नहीं देखा, निक ने मेरी पोनी टेल खींचते हुए कहा जब वह अपना बैकपैक जमीन पर रखने के लिए गुजरा। जब वह गुजरा तो मैंने भौहें सिकुड़ी, ये देखते हुए कि वह एक दोस्त को घर लाया था। मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे पता चला, लेकिन मुझे बस इतना पता था कि निक के छोटे दोस्त ने मेरे बारे में कुछ पूरी तरह से अनुचित कहा था क्योंकि निक चिल्लाया, वह मेरी बहन है। मैं नहीं जानना चाहता। जब वह उन पर हंसता है तो मैं मन ही मन बुदबुदाता हूँ। निक कमरे में वापस आता है और सोफे के किनारे पर बैठकर अपना सिर हिलाता है। पहली बार मुझे याद है कि तुम स्कूल नहीं आए हो, निक ने मुझसे कहा। मेरे पास इतना काम था कि मैं अपनी मेज पर ही सो गया। फिर से मैं घर पर ही सो गया और अपना बाकी काम निपटा लिया, मैंने उसे बताया। निक का दोस्त कमरे में आता है और एसर की तरफ सिर हिलाकर कहता है, बहुत बढ़िया पार। वह अभिवादन करता है। अरे, कैसा चल रहा है? एकर ने सहजता से पूछा। अच्छा चल रहा है, निक के दोस्तों ने जवाब दिया। मैं झूठ बोलूंगा अगर मैं कहूं कि मुझे ये जानने की थोड़ी भी उत्सुकता नहीं थी कि आशर और यह बच्चा एक दूसरे को कैसे जानते हैं, लेकिन मेरे पूछने से पहले ही आशर ने कुछ कह दिया। वैसे, छोटे बिगैल, एशर ने कहा, यह हॉट लड़की तुम्हारी पहुंच से बाहर है, सिर्फ मैं ही इसकी गांड दबा सकता हूं। उसने आंख मारी, और जब मैं जमीन से नियंत्रण हटाने के लिए नीचे झुका तो उसने मेरी गांड पर थापड़ भी मारा। घृणित निक ने बचाव करने की कोशिश की। क्या ये जरूरी था? मैंने आरोप लगाया। निक के पास से गुजरते ही मैंने उसके कंधे पर मुक्का मारा और उसके सिर पर वार किया। अरे हाँ, भाई बहन की टीम का काम यही है। क्या मेरे सबसे अच्छे दोस्त के लिए एक विकृत फ्लर्ट होना जरूरी है, खास तौर पर मेरे छोटे भाई के सामने? एरार पागलों की तरह हंसा और मुझे लगता है कि उसने निक के दोस्त के साथ हाई फाइव का आदान प्रदान भी किया। मैं वापस टीवी देखने चला गया क्योंकि मैंने निक को रसोई में रोते हुए सुना। अरे यार, तुमने हमारे लिए कोई पिज्जा नहीं बचाया? नहीं, पेश, और मैंने एक स्वर में कहा, पी बटन दबाते हुए। अरे, अपनी भाषा पर ध्यान दो। मैंने अपने छोटे भाई को चेतावनी दी। यह मत सोचो कि सिर्फ कसम खाने से तुम अच्छे लगते हो। निता सिर्फ 14 साल का है और अभी नया छात्र है। वो हर नए छात्र की तरह अपरिपक्व है। सच कहूं ती, मुझे नहीं पता कि वयस्कों ने इसके विपरीत कैसे देखा। हाँ हाँ, तुम उसके साथ ऐसे व्यवहार करते हो जैसे वह एक बच्चा हो। जब तुमने ये शब्द कहा था तब तुम उसकी उम्र के थे। एशर ने मुझे याद दिलाया। मैंने निक की ओर एक तिरछी नजर से देखा और संकीर्ण सतर्क नजरों से कहा, वह अभी भी एक बच्चा है, और मैं 15 साल की थी। बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान किम्बार्ली, तुम सबसे शर्मनाक, परेशान करने वाली बहन हो। अपना मुंह बंद करी, निक ने मुझ पर तकिया फेंकते हुए कहा। वह बस इतना गुस्सा है कि मैंने उसके लिए कोई पिज्जा नहीं बचाया। मेरा मतलब है कि मुझे कौन दोषी ठहरा सकता है जब मेरे पास एकर है, जो मेरे बगल में मानव कचरा निपटान है जो उसकी नजर में कुछ भी खा जाता है। हाँ हाँ, तुम अभी भी बच्चे हो, निक के दोस्त ने उसे ऐसे चिढ़ाया जैसे वे प्राथमिक विद्यालय में हो। मैं इससे पहले कि कुछ और बुरा हो जाए, जा रहा हूँ। निक ने आत्मसमर्पण करते हुए अपने हाथ हवा में उठाए। मैं उन्हें भागते हुए सीढ़ियों पर चढ़ते हुए देखकर हंसता हूँ। उम्र, मेरा नितंब हिल रहा है, मैंने आशा की ओर हैरानी भरी नजर से देखते हुए कहा। उन्होंने कहा, मेरी जांघ में कपन हो रहा है, शायद इसका कारण आपकी जेब में आपका फोन होना है। मैंने संकेत देते हुए उसकी दाहिनी जीन्स की जेब में हाथ डालकर उसका एंड्रॉयड फोन पकड़ लिया। किम्मी, इसका जवाब मत दो, आशा ने बड़बड़ाते हुए स्वर में आदेश दिया। ओह, ये तो डायलिन है। मैंने फोन उसके सामने बढ़ाते हुए कहा। मुझे अब कोई परवाह नहीं है, मुझे दे दो। उसने अपना फोन लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। नहीं, क्षमा करें, इसका उत्तर देने जा रहा हूं। हेलो।
किम्बली, जैसे ही मैंने इसे उठाया, ऐश गुर्राया। मैंने अपनी जीभ बाहर निकाली और उसकी गोद में बैठी हुई, उसके सामने खड़ी हो गई। किम, ओह नहीं, रुको, माफ करना टिफा। टिफनी है ना, डायलन ने दूसरी लाइन पर हकलाते हुए कहा। मैं हंस पड़ी और एकर को घूरने लगी, जी मेरी तरह घूर रहा था और अपना सिर हिला रहा था। नहीं, तुम सही थे, ये किम है। तुम क्या चाहते हो, डायल? ओह अच्छा है कि यह तुम हो। पिछली बार जब मैंने टिफनी के साथ ऐसा किया था, तो उसने मुझ पर गंदगी फेंकी थी। उसने बड़ा चढ़ाकर समझाया। मुझे पूरा यकीन है कि गंदगी वास्तव में नहीं पलटती है, लेकिन ये सिर्फ मेरी राय है। मैं समझ सकता हूं क्यों। तो तुम एशिया से क्या चाहती हो? मैंने पूछा। एशिया ने मेरी तरफ देखा और अपना सिर हिलाया। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि मैंने उसका फोन से लिया। खैर, मैं ये पूछने के लिए फोन कर रहा था कि क्या वो अभ्यास के लिए आ रहा है, क्योंकि शुक्रवार को बड़ा खेल है। क्या आप उसे बिना किसी बंधन के छोड़ देंगे? उसने हंसते हुए मजाक किया। क्या मैं एसर के जीवन में इतना नियंत्रण रखती थी? मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कभी भी उसके दोस्तों या अभ्यास या किसी भी चीज के साथ समय बिताने से मना करने का कारण थी। ऐसा नहीं है कि मैं उसे मेरे साथ समय बिताने के लिए मजबूर करती हूँ, ये हमेशा मेरे आसपास ही रहता है। मुझे नहीं पता। मैं उससे पूछती हूँ, अरे ऐश, तुम आज अभ्यास करने जा रहे हो या तुम बहुत ज्यादा खट्टी हो? मैंने उसके गालों पर चुटकी लेते हुए चिढ़ाते हुए कहा। ऐसा मत करो, उसने अपने लाल गालों को रगड़ते हुए बुदबुदाया। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। रॉबर्ट से कहो, कोच से कहो कि मैं बीमार हूं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आज की प्रैक्टिस मिस करने जा रहा हूं। उसने झूठ बोला, कंधे उचकाते हुए, जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी। ओह, लेकिन यह एक बड़ी बात है और वह ये जानता है। पिछली बार मैंने सुना था कि कोच इतना गुस्सा हो गया था जब एक खिलाड़ी ने अभ्यास छोड़ दिया था और दूसरे ने बीमार होने का नाटक किया था, कि जब उसे पता चला तो उसने खिलाड़ियों को अभ्यास से पहले पूरे फुटबॉल मैदान में 20 बार दौड़ाया, अपने सभी गियर और पैड में, और उस सप्ताह के बाकी दिनों में अभ्यास 1 घंटे अधिक समय तक चला। कोच सख्त है, लेकिन उसने बहुत कुछ हासिल किया है, बस इतना ही कहना था। तुम मर चुके हो, मैंने फुसफुसाकर उससे कहा। नहीं डिलन, उसने कहा कि वह नहीं आ सकता। उसने मुझसे कहा, तुम्हें बताने के लिए, कोच को बताने के लिए कि वह ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वह आज अभ्यास नहीं कर पाएगा। ने स्वीकृति में अपना सिर हिलाया, उसे मेरी बात पसंद आई। क्या वो ठीक है? डायलन ने चिंता व्यक्त करते हुए पूछा। वो ठीक है, बस पेट में थोड़ा सा दर्द है, मैंने उसे आश्वस्त किया। एरार ने मेरी तरफा सिर हिलाया और भौहें सिकोड़ ली। तुम मुझे कमजोर दिखा रहे हो, उसने फुसफुसते हुए शिकायत की। मैंने कंधे उचका दिए, परवाह न करते हुए। ठीक है, तो ठीक है। ओह, और उसे बता दो कि खेल के बाद मेरे घर पर एक पार्टी होने वाली है। माता पिता शहर से बाहर है, इसलिए कोई चिंता नहीं। ओह हाँ, और बेशक तुम्हें भी आमंत्रित किया गया है। डायलन ने उत्साह से आमंत्रित किया। पार्टियों में जाने से ज्यादा डायलन को क्या पसंद है, पार्टियों देना। धन्यवाद डायलन, मैं इस बारे में सोचूंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि आश्चर्य वहां होगा। अभ्यास का आनंद लो, मैंने उससे कहा। ठीक है, अलविदा। नाइट से कही कि वह बेहतर महसूस करे, उसने मुद्रा से कहा। मैं आऊंगी, अलविदा। मैंने फोन रख दिया और उसे वापस आरआर के पास फेंक दिया। तुमने मुझे किस मुसीबत में घसीटा? एशर ने पूछा। वो थोड़ा चिंतित लग रहा था और उसने मेरी कलाइयों को पकड़ लिया। चलो, ऐसा नहीं है कि मैंने उसे बदतर स्थितियों या समझौतों में घसीटा है। ठीक है, उसे बिकनी शॉपिंग में ले जाना या विक्टोरिया सीक्रेट में पीजे और अन्य सामान ढूंढना सीमा है। अब मैं ये जानती हूँ। मैंने ये भी सीखा है कि अपने 2 महीने के पड़ोसी को एक लड़के के साथ पालना ठीक नहीं है, क्योंकि जब आपको डिपर्स खरीदने के लिए स्टोर पर जाना पड़ता है, तो हाँ, लोग सोचेंगे कि आप एक परिवार है और वह पिता है और मैं माँ हूँ। अपनी किशोरावस्था में गर्भवती होना अब उतना आश्चर्यजनक नहीं है। खैर, मैंने आपको हृदय प्रत्यारोपण के लिए साइन अप नहीं किया था। आप प्रैक्टिस के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि मैं आपको अपने किसी अच्छे दोस्त की पार्टी में जाने के लिए हाँ कह देता, मैंने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। तुमने डायल से कहा था कि मैं उसकी पार्टी में जा रहा हूं। उसने इस तरह पुष्टि की जैसे यह कोई बड़ी बात नहीं थी। हाँ, काफी हद तक, मैंने सिर हिलाते हुए सहमति जताए। क्या आप आना चाहते हैं? एशर ने मेरे घुटनों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, जब मैंने अपना कुछ ध्यान टीवी पर लगाया। मुझे नहीं पता, मैंने बुदबुदाया। मैं पार्टी के बारे में पूरी तरह से असमंजस में था। मेरे एक हिस्से ने मुझसे कहा कि बाहर जाकर लोगों से मिलना जुलना अच्छा रहेगा, पार्टी में जाना क्योंकि यह मेरा अंतिम वर्ष है, लेकिन मेरा एक और हिस्सा घर पर रहकर फिल्म देखना चाहता था या शायद प्रोजेक्ट या निबंध पूरा करना चाहता था।
क्या तुम इसलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि पिछली पार्टी में तुम लगभग मारे गए थे? वो मुझ पर हास्य और संभवतः मूर्खता से हंसता है। ये सच है, मैं लगभग मर ही गया था। मेरी नज़र में अगर टकीला शॉट मेरी जान नहीं बचाते तो मैं अब तक मर चुका होता। मुझे पता है कि यह अजीब है, लेकिन सच है। और वो क्रिसमस ट्री गिरने वाला था। यार, अगर जैक ने मुझे शॉट आजमाने के लिए नहीं बुलाया होता तो तुम अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी चीज खो दे। तो ठीक है, हम इसी पर चलेंगे। एरार हंसता है। क्योंकि आप जानते हैं कि यह सच है, मैंने पुष्टि करते हुए अपना शेष शो देखने के लिए उनकी गोद में मुड़ गया। तुम्हें आना बाहिए, बहुत मजा आएगा, वो मुझे समझाने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मैं दूसरे कामों में व्यस्त हो जाऊं तो क्या होगा? स्क्रिप्ट का काम बाद में हो सकता है। छोटे बेवकूफ, पार्टी शुक्रवार को है। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास शनिवार और रविवार है, जिसे तुम पूरा करने के लिए स्कूल का काम कर सकते हो। मुझे लगता है तुम सही हो, शायद मैं जाऊं, मैंने दबी आवाज में कहा, लेकिन इतनी जोर से कि आशा सुन सके। अच्छा, तुम्हारे लिए अच्छा है, वो मुस्कुराता है, मेरे सिर पर हाथ फेरता है। खैर, कम से कम इस बार मुझे एक और भयानक ड्रेस शॉपिंग मैराथन में नहीं जाना पड़ेगा। वो हंसता है। लड़का वो इस बारे में बहुत गलत है। अगर मैं इस पार्टी में जा रहा हूं तो मुझे एक और ड्रेस लेनी होगी। हाँ, कौन कहता है कि मैं नहीं? मुझे खेद है कि हम ड्रेस की खरीदारी नहीं करने जा रहे हैं, मैंने पूछा। क्या? बिल्कुल नहीं, तुम्हें एक और ड्रेस की जरूरत नहीं है, किम। तुम्हारी जलमारी में 1 दर्जन ड्रेस है। इसके अलावा मैं पिछली बार गया था, इसलिए अब केटी की बारी है। एशा सिर हिलाते हुए तर्क देता है। अब यहीं पर तुम गलत ही, सबसे अच्छे दोस्त, मैंने उससे सुधारते हुए उसकी गोद में वापस घूमकर अपनी बाहें उसके गले में लपेटते हुए कहा। केटी को इस सप्ताहांत मेन में अपनी दादी से मिलने जाएगी, जिसका मतलब है कि कल तुम मुझे स्कूल के बाद ड्रेस खरीदने से जाओगे। मैंने उस दिन की घोषणा की और सुनिश्चित किया कि यह होगा और उसके गाल को चूमा। मैं किसी भी तरह से ड्रेस खरीदने अकेले नहीं जा सकती। तुम्हें पता है कि यह कितना दुखद होगा। किस्मत से केटी को कुछ स्कूल छूटने और मेन जाने का मौका मिला। नहीं, ऐश ने अपना सिर पीछे फेंकते हुए रोते हुए कहा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा दोबारा नहीं हो सकता। केट, तुम विश्वासघाती हो। एक और ड्रेस नहीं। रोना बंद करो, तुम इस बार बाहर नहीं निकल पाओगे। ये तुम हो, मैं हूं, मॉल है, कई दुकानें हैं और एक परफेक्ट ड्रेस की तलाश है। अब जब मुझे पता चल गया है कि वह वास्तव में जाना नहीं चाहता है तो मुझे लगता है कि मुझे एक चुनौती दी गई है। मैं अपना सुखद मीठा समय लेने जा रही हूं और परफेक्ट ड्रेस ढूंढूंगी। मुझे क्यों सजा मिलनी चाहिए? मुझे ये दुख क्यों कमाना चाहिए? वे विशुद्ध उदासी भरा जीवन। वाह, मैं प्रभावित हूँ। बड़े शब्दों का बहुत बढ़िया इस्तेमाल ऐशी। लेकिन कोई बात नहीं, जब तुम मेरे साथ होगे तो तुम्हारी दुखी जिंदगी धूप और कैंडी के खेतों से भरी होगी। मॉल में कपड़ों से घिरे हुए घंटों तक सही ड्रेस की तलाश में मैं हंसती हूँ क्योंकि कल के हर जिक्र पर उसका चेहरा असंतुष्ट भाव से झुक जाता है। मैं खुद को हंसने से नहीं रोक पाती हूँ और उसके गाल को चूमती हूँ और खुद को उसके ऊपर दबाती हूँ, उसे कसकर गले लगाती हूँ। ये हंसता है और मुझे दूर करने की कोशिश करता है। हालांकि आखिरकार उसे समरा में आता है जब वो मेरे एकमात्र गुदगुदी वाले स्थान पर गुदगुदी करना शुरू करता है। नहीं ऐशरा, रुको। हा 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 हा, टी टिक लेखा, मैंने उसे लात मारते हुए चीखी। निक, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी बहन और वो लड़का सिर्फ दोस्त है? मैंने निक के दोस्त को पूछते हुए सुना, जबकि वे दोनों सीढ़ियों पर बैठे हुए देख रहे थे। मुझे नहीं मालूम, बाद मुझे भी दूसरे विचार आ रहे हैं, निक जवाब देता है। हमें अकेला छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे अंडरवियर में तुम्हारे बारे में बहुत शर्मनाक कहानी सुना दूंगी, मैंने चिल्लाते हुए कहा। ठीक उसी समय मेरे माता पिता कमरे में आए और निक अपने दोस्त को सीढ़ियों से ऊपर जाने के लिए चिल्ला रहा था। कौन अंडरवियर में है? पिताजी ने उत्सुकता से पूछा। जिस तरह से मैं एशा पर बैठी थी उसे नापसंद करते हुए मैं पलटी, एशा की गोद से उठी। एसर ने टीवी पर चैनल बदलते हुए हंसते हुए कहा। कुछ नहीं पिताजी, मैंने अपनी मधुर आवाज में कहा और उनके पास से गुजरते हुए उनके गाल को धूम लिया। वो बुदबुदाता हुआ और काम करने के लिए अपने कार्यालय की ओर चल पड़ा। हाय मम्मी, आपका दिन कैसा रहा? मैंने विनम्रतापूर्वक पूछा, रसोई में एक स्टूल पर बैठकर उसे रात का खाना बनाते हुए देख रहा था। वही पुरानी। मेरी 10 बजे फिर से नाइट शिफ्ट है, इसलिए मैं बस खाना बनाऊंगी और तब तक सो जाऊंगी, उसने मुझे बताया, अपने गहरे भूरे बालों को खींचते हुए जो मेरे जैसे ही दिख रहे थे। ठीक है मम्मी, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? मैंने पूछा, शायद कई सालों में पहली बार। ठीक है बेटा, खेल खत्म हो गया। तुम क्या चाहते हो और इसकी कीमत कितनी होगी?
माँ ने अपनी बाहें छाती पर रखते हुए पूछा। मैं हंसती हूँ और आशा भी हंसता है जब वो रसोई घर में आकर मेरे बगल में बैठता है। आगा कहता है, हाय मिसेज टेलर। पृथा स्वीटी, तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया है? वो बहुत अच्छी है और मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि वो कुछ चाहती है, उसने हवा में चाकू लहराते हुए कहा। वो क्या नहीं चाहती? एशा ने मेरी माँ की सही करते हुए उनके साथ हंसते हुए कहा। मैंने उसके हाथ पर धपकी देते हुए भौहें सिकोड़ी। मैं स्वाभाविक रूप से एक अच्छा इंसान हूँ, ठीक है, तो ये सीधा है, मुझे एक नई ड्रेस खरीदने के लिए पैसे चाहिए। क्या मैं क्रेडिट कार्ड ले सकता है? मैंने विनती की, उसे अपना अनूठा धधकता रूप दिखाते हुए। हाँ, वही जिस पर मैंने महारत हासिल कर ली है, मवाहा। एक औरा, माँ चौंक कर कहती है। यही तो मैंने कहा था। ऐश बुदबुदाता है और अपने पास रखी फलों की टोकरी में से एक सेब खाता है। हाँ, कृपया, मैंने फिर विनती की। ठीक है, तुम्हें पता है कि यह कहाँ है? मो ने एक लंबी सांस रोककर कहा। हालांकि तुम्हें सीमा पता है, और कुछ भी शर्मनाक नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है या कुछ और। वाह, शुक्रिया मम्मी, आप सबसे अच्छी है। मैंने उसके गाल को चूमते हुए कहा। अरे, क्या मैं उस सेब का एक टुकड़ा खा सकता हूँ? मैंने एसर के हाथ में मौजूद सेब की ओर इशारा करते हुए पूछा। नहीं, यह मेरा है अरो, वो चिल्लाया, भौहें सिकोड़ते हुए जब मैंने उसे उसके हाथ से छीना और उसमें से एक बड़ा टुकड़ा निकाल लिया। थैंक्स, मैंने बड़बड़ाते हुए अपना मुंह फलों से भर लिया और फल उसे वापस दे दिया। मेरा सेब, ऐश ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मुझे लगता है कि मेरी माँ और मैं एक बेवकूफ सेब के बारे में ऐशा के चेहरे पर उदास भाव देखकर जरूरत से ज्यादा हंसे। एपिसोड -4 एशेस डे ऑफ टॉर्चर, आशा का यातना दिवस। हाथ में किताबें लिए स्कूल के गलियारों से उछलते हुए मैं अपनी लॉकर की ओर बढ़ी और आशा का इंतजार करते हुए अपनी किताबें बदल ली ताकि हम साथ में लंच के लिए नीचे जा सके। अपना लॉकर बंद करते हुए मुझे उम्मीद थी कि आशा हमेशा की तरह मेरे दरवाजे के दूसरी तरफ झुककर मेरा इंतजार कर रहा होगा, लेकिन वह वहां नहीं था। मैंने आशा के किसी भी संकेत के लिए भीड़ भरे हॉल में इधर उधर देखा, लेकिन मुझे वह दिखाई नहीं दिया। मैं गुस्से में अकेले ही लंच के लिए बाहर आंगन में गया। तभी मैंने देखा कि एशा और एक छोटी सी लाल बालों वाली लड़की ईंट की दीवार के सामने मस्ती कर रही है। क्या वो वाकई इतनी जल्दी टिफनी से दूर हो गया है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है? इसका जवाब हो है, और इस बार वो बहुत नीचे गिर गया है क्योंकि वो एक नए छात्र को चूम रहा है। मैं उसे 1 मिनट तक घूरता रहा, उम्मीद करता रहा कि वह ज्यादा समय नहीं लेगा, लेकिन दुख की बात है कि मैं गलत था। वे बस आगे बढ़ते रहे और अच्छा, आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं इतने लंबे समय से इससे निपट रहा हूं कि मुझे ये देखकर कोई आश्चर्य भी नहीं हुआ। यह उन पलों में से एक है जहां मैं बस वहां खड़ा हूं और अपनी आंखें आसमान की ओर घुमाता हूं और सोचता हूं कि क्या सच में आखिर उसे हर उस लड़की को चूमना या चोदना क्यों चाहिए जो सांस लेती है। उनके अपराध को समझाते हुए मैं उनके पास गया और जब वे नहीं रुके तो मैं थोड़ा नाराज हुआ और मैं उनके ठीक बगल में था। मैंने जोर से आह भरी, ठीक है मिस्टर प्लेयर, लंच का समय हो गया है और आप मेरे साथ आ रहे हैं। मैंने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ा और उसे दूर खींच लिया। हो सकता है कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन किसी तरह मैं उसे दूर खींचने में कामयाब रही। अरे, उसने विरोध में बिल्लाते हुए कहा जब हम कैफे की तरफ बढ़ रहे थे। अपनी छोटी गर्लफ्रेंड को अब बाय बाय कहो, ऐशपू, मैंने उसे एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करते हुए कहा। वह अपने मन में बड़बड़ाया और मेरे कंधे पर देखते हुए मैंने देखा कि उसकी छोटी सी नई लड़की हमें उसे पीछे छोड़ते हुए देख रही थी, लेकिन मुझे परवाह नहीं थी। नए लड़के इतने अपरिपक्व और मूर्ख होते हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने हम उच्च वर्ग के लड़कों के साथ केवल इसलिए डेट किया क्योंकि वे हमसे कुछ पाना चाहते थे, पर लोकप्रियता चाहते थे। मेरा विश्वास करो, जब मैं नपा था थी मुझे नए लड़कों से नफरत थी। अपने हाई स्कूल जीवन में किसी समय आप नए लड़के से नफरत करेंगे। यह मत कहो कि आप नहीं करेंगे, क्योंकि आप करेंगे और आपको अंततः आपसी भावना का एहसास होगा। लंच रूम में जाकर हम दोनों एक साथ लाइन में खड़े हो गए अपना खाना पाने के लिए। मैं पलटी और उसके सामने खड़ी हो गई क्योंकि हम लाइन के खुलने का इंतजार कर रहे थे। उसके चेहरा गंभीर भाव से भरा हुआ था। वो नीचे देखने या मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। मैंने उसकी शर्ट की आस्तीन खींची, अपने पंजों के बल पर खड़ी होकर उसकी आंखों में देखा। जैसे जैसे मैं उसके करीब पहुंचती गई, वह अपना सिर ऊपर उठाता रहा और आखिरकार मैंने एक घुरघुराहट के साथ हार मान ली। जिद्दी बच्चा, मैंने अपने मन में बुदबुदाया। तुम्हें क्या चाहिए? उसने बड़बड़ाते हुए कहा, घोड़ा क्रोधित होकर। जैसे ही मैंने लाइन में एक कदम आगे बढ़ाया और रुक गया, मैंने अपनी बाहों की अपनी छाती पर रखकर उसकी ओर रुख किया।
मैं बस ये जानना चाहता था कि वह इतना चिड़चिड़ा क्यों था। ऐसा नहीं है कि उसे वास्तव में लड़की की परवाह थी, गंभीरता से वह एक फेशमैन है। यह शायद अधिकतम 2 दिन तक चलने वाला है। क्या आप इस बात को लेकर मुझ पर गुस्सा नहीं कर सकते? मैं गंभीर चेहरे के साथ सवालिया लहजे में कहता हूँ। उसने आह भरी, अब और नहीं। तुम मुझसे नाराज थे क्योंकि मैंने तुम्हें उस नई लड़की से दूर कर दिया था। मैं अपनी भौहें ऊपर उठाते हुए पूछता हूँ। उसे सच बोलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह उस लड़की के साथ आगे कुछ भी होने देगा। उस नई लड़की को मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐशे उसे इतनी जल्दी इस्तेमाल करके छोड़ देगा कि आपको उसका नाम पूछने का भी समय नहीं मिलेगा। मुझे लगा कि वह उससे दूर होने के लिए आभारी होगा। अगर वह उसके साथ पकड़ा गया तो कौन जानता है कि एशर के सबसे बुरे दोस्त उससे क्या कहेंगे। पिछली बार जब डायलन अपनी छोटी बहन के नए दोस्त को गले लगाते हुए पकड़ा गया था तो लड़कों ने उसे बहुत दुख दिया। ये सोचकर भी अब वह लड़कियों के प्रति नर्म हो गया है। लेकिन गंभीरता से कौन परवाह करता है कि वे क्या सोचते हैं, वे सभी मूर्ख हैं। मुझे गुस्सा आया कि तुमने मुझे घसीट कर ले जाया। इससे मुझे ऐसा लगा कि मैं तुम्हारी कुतिया हूं, उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। तुम मेरी कृतिया हो, मैंने चंचलता से कहा, उसे अपने कूल्हे से धक्का दिया। हम लाइन में आगे बढ़े, मैंने एक पिज्जा लिया और आतिर ने एक सब लिया। भोजन के लिए भुगतान करने के बाद हम टेबल पर चले गए जहां आरिर के सभी दोस्त बैठे थे और मजाक कर रहे थे और खाना फेंक रहे थे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ते, ऐश ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपनी ओर देखने के लिए पीछे खींच लिया। तुम मेरे दोस्तों के सामने इस बारे में मुझे चिढ़ाने वाले नहीं हो, है ना? मैं वैसे भी लड़कों को कभी नहीं बताती क्योंकि यह पहले से ही काफी दुखद और अपमानजनक था। सोनिया का फ्रेशमैन के साथ बाहर जाना, ऐसा कभी नहीं हुआ। अपना सिर हिलाते हुए मैंने मुस्कुराया। जरूर, लेकिन इसका मतलब है कि जब हम आज ड्रेस खरीदने जाएंगे तो कोई शिकायत नहीं होगी। वह कराहते हुए मेरे पास से गुजरा और टेबल की ओर बढ़ गया। मैं हंसी उसके पीछे पीछे चला गया क्योंकि वह डायलन के पास एक सीट पर बैठ गया, जिससे उसके और टायलर के बीच एकमात्र खाली सीट मेरे पास रह गई। और अगर आप सोच रहे हैं, हाँ वही टापलर जिसने मुझे प्राथमिक विद्यालय और पूरे मिडिल स्कूल में परेशान किया, और क्या मैंने अभी भी इसका जिक्र किया है? एशर को टायलर की ओर बढ़ने का इशारा करते हुए उत्तने ऊपर देखा और मुझे हंसाया। चलो किम्मी, बस बैठ जाओ और इस बारे में ज्यादा मत सोचो। नहीं, नीचे हटो, मैंने फुसफुसाया। ओह, क्या बड़ा बच्चा अभी भी मुझसे डरता है, टादलर ने कहा, क्योंकि उसे मेज के चारों ओर से हंसी आ रही थी। मेरे गाल जलने लगे क्योंकि मुझे उसे मुक्का मारने की इच्छा हो रही थी। चुप रहो टायलर, मैंने उसे बेंच से नीचे धकेलते हुए कहा और जमीन पर गिरा दिया। इस बार मुझे हंसी की संतुष्टि मिली जबकि उसके तथाकथित दोस्त उस पर हंस रहे थे। मैं सीट पर बैठ गया, मुस्कुराया और फर्श पर पड़े बच्चे को मौत की नजर से देखा। अब हम इतने सख्त नहीं हैं, राजा, जैक ने हंसते हुए कहा। जब लड़के हंस रहे थे, एक दूसरे को हाई फाइव दे रहे थे और टाई की हार का आनंद ले रहे थे, तो वह अपने अंदर ही अंदर बड़बड़ा रहा था। उसे शर्म आ रही थी कि उसे एक लड़की ने शर्मिंदा कर दिया है। वह बिना कुछ कहे मेरे बगल में अपनी सीट पर बैठ गया। अपने पिज्जा के टुकड़े खाते हुए मैंने लड़कों द्वारा शुरू की गई उबाऊ बातचीत सुनी, जो जाहिर तौर पर खेल के बारे में थी। मुझे वास्तव में समझ नहीं आता कि लड़के हर समय इस बारे में क्यों बात करते हैं। हर बार यही बात होती थी। मैं टेबल से उठ गया, अपना कचरा फेंक दिया, कैटी और उसके कुरा दोस्तों को दूसरी टेबल पर देखा। मैं एशर के बगल में अपनी सीट पर वापस आ गया, फिर भी उस लड़के की चर्चा से खुश नहीं था। अगर वेल्वकार ने ये गेंद पकड़ ली होती तो यह चमत्कार होता। एक ही कैच के दम पर पूरा खेल जीतना तो दूर की बात है। मुझे याद है कि एक साल मैंने अहर के परिवार के साथ सुपर बाउल देखा था। हालांकि मुझे फुटबॉल और उन सभी खेलों के बारे में कुछ भी समझ नहीं था, लेकिन कम से कम मुझे पता था कि क्या हो रहा है और किस टीम के लिए चौर करना है। एसर की एक पाठ्यपुस्तक लेकर मैंने इसे अपने सिर को आराम देने के लिए एक असुविधाजनक तकिया के रूप में इस्तेमाल किया। इन लड़कों को सुनना फ्रांसीसी क्रांति के बारे में इतिहास का व्याख्यान सुनने से ज्यादा थका देने वाला था। अगर माप पहले से ही नहीं बता सकते हैं कि जब खेल की बात आती है तो मैं कोई जीनियस नहीं हूं। ऐश, मैं उसे सब कुछ बता सकता हूँ। वह हर टीम के हर खिलाड़ी आकर एक खेल के दिन, खेल कहाँ, कला और बीच में सब कुछ याद रख सकता है। मैं ठीक है, मैं बस साइड लाइन पर या सोफे पर चीयर करने वाली लड़की हूँ। नहीं, चीयर टीम में नहीं, लेकिन बस ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं सही समय पर सही टीम के लिए चीयर कर रही हूँ। अगर फुटबॉल की बातें पहले से ही उबाऊ नहीं है, तो कुछ अन्य लड़के दूसरे लंच टेबल पर लड़कियों की तरह व्यवहार कर रहे थे।
मुझे लगता है कि मैं केटी के साथ बैठने जा रहा हूं, मैंने ईश्वर से कहा। इससे पहले कि वह विरोध कर पाता या मुझे पकड़ पाता, मैं पीछे हट गया और केटी के पास आखिरी सीट पर बैठ गया। मैं शायद उस समय एक अजीब व्यक्ति की तरह दिख रहा था क्योंकि मैं सभी लड़कों की टेबल से दूर जाकर द नॉन टेबल पर बैठ गया था। कम से कम केटी ने तो यही कहा था। यह मेरे दिन का सबसे उबाऊ हिस्सा था। हे केटीआई, मैंने उसे बधाई दी और उसके पैकेट से एक फ्रूट गमी चुराने के लिए उसे गले लगा लिया। अरे तुम्हें भी फल का नाश्ता चुराओ, उसने मजाक में कहा, अपनी कोहनी से मेरे हाथ को धक्का देते हुए। मुझे कृत्रिम विटामिन सी की दैनिक खुराक की आवश्यकता है। मैंने उसके साथ व्यंग्यात्मक ढंग से मजाक किया। वह मुझ पर हंसी। बिल्कुल, मैं ये सब भूल गई थी कि केटी अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। मेज के चारों ओर 3 अन्य लड़कियों और 2 अन्य के थे, और वह एक अन्य लड़का मेरा स्पेंसर था। मैंने उसे देखकर शर्म से मुस्कुराया, लेकिन जल्दी से नजरें हटा ली ताकि लोगों को न लगे कि मैं घूर रही है। मैंने मेज के चारों ओर अन्य लोगों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की, ये देखने के लिए कि क्या मैं किसी को पहचानती हूँ। अंग्रेजी और भौतिकी वर्ग से ब्रांड था। ये प्यारा था, लेकिन उस तरह का बेवकूफ, शांत और मजाकिया प्यारा। ऐसा कोई जिसे देखकर आप खुद को रोक नहीं सकते, बल्कि उसके गालों पर चुटकी काट सकते हैं। अबीगेल या ए बी बावई कलात्मक और मिलनसार है। ये स्कूल की हर जरूरत को पूरा करती है। ये स्कूल के सभी कार्यक्रमों और धन उगाहने वाले कार्यक्रमों की भी प्रभारी है। ब्रिटनी को मैं पहले से ही जानता था। वो एशा की कई पूर्व गर्लफ्रेंड में से एक थी। हैरानी की बात है, मैंने सोचा, प्रशर को इस लड़की से प्यार हो गया होगा। वह बहुत एथलेटिक है। हर सीजन में वह किसी खेल में शामिल होती है और वह वास्तव में स्मार्ट है। मुझे लगता है कि वह एक सीधी सादी छात्रा है। वे वास्तव में पूरे 1 महीने तक साथ रहे। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? एरार और एक लड़की का पूरे 1 महीने तक साथ रहना, मुझे पता है कि मुझे अभी भी यह चौंकाने वाला लगता है। उसने ऐश के अपरिपक्व स्तर के कारण उससे रिश्ता तोड़ दिया, जिस पर मैं विश्वास कर सकता हूँ। अंत में है। ये बहुत शांत है और मेरा मतलब है, एक शब्द भी नहीं, एक भी शब्द चुप नहीं। हाई स्कूल की शुरुआत से ही लोगों को लगता था कि वह गूंगी है। वह इतनी शांत है, लेकिन केटी ने मुझे बताया था कि जब वह सहज होती है और दोस्तों और परिवार के साथ होती है, तो वो बिना रुके बात करती है। केटी ने देखा कि मैं इधर उधर देख रही थी और उसने मुझे उन लोगों से मिलवाया जिन्हें मैं पहले से जानती थी। केटी ने बताया, हम सभी वास्तव में ईयरबुक कमेटी का हिस्सा है। मैं हमेशा से ही सालाना बुक क्लब का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसमें कैसे शामिल हुआ जाए। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि केटी भी टीम में है। अरे, मुझे तो ये भी नहीं लगा कि स्पेंसर भी टीम में है, और अगर मुझे पता होता तो मैं साइन अप करने वाला अगला व्यक्ति होता। वाकई यह बहुत बढ़िया है। आप लोग हर साल बहुत बढ़िया काम करते हैं, मैंने तारीफ की। धन्यवाद, एकी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आमतौर पर स्पिरिट वीक पेज बनाती हूँ। ब्रांड सभी गीकी टेक क्लब पेज बनाते हैं। ब्रिटनी और मैं हमेशा सीनियर अवार्ड पेज बनाते हैं। स्पेंसर और केटी सभी खेल वर्गों को विभाजित करते हैं, और फिर अन्य साथ हैं जो प्रोम पेज बनाते हैं, या सेमी डांस, फ्लैशबैक, टीचर वॉल, अन्य सभी दिलचस्प मजेदार चीजें। लेकिन हम सभी जानते हैं कि केट वास्तव में यहाँ क्यों है, हमें एक साथ रखने और परिपक्व बनने के लिए। मेज पर बैठे सभी लोग हंसने लगे और सहमति में सिर हिलाने लगे, लेकिन कोई भी यह नहीं समझ पाया कि मैं ही क्यों सबसे ज्यादा हंस रहा था। केटी और मेरे बीच, मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार और परिपक्व व्यक्ति हूँ। अगर मैं केटी को समय समय पर पागलपन भरी बेवकूफी करने से नहीं रोकता, तो उसे हर दुकान, मॉल, स्कूल के खेत पर इवेंट, पार्टी, घर, आप जो भी नाम लें, उससे प्रतिबंधित कर दिया जाता। मुझे केटी की मेज पर बैठकर सभी के साथ बात करना और हंसना बहुत अच्छा लगा। वे सभी बहुत अच्छे, बेफिक्र और खुले विचारों वाले हैं। लंच के आखिरी 15 मिनट उनके साथ बैठकर मुझे पहले से ही उनके समूह का हिस्सा होने का एहसास हुआ, जैसे मैं उन्हें हमेशा से जानता हूं, और उनकी बातचीत उस लड़के की बातचीत से कहीं ज्यादा दिलचस्प थी। जैसे ही लंच खत्म होने की सीटी बजी, मैं टायलर नामक एक व्यक्ति से टकराया। स्कूल के 648 छात्रों में से मुझे उससे टकराना पड़ा। माफ करना, बेवकूफ, क्या मैंने तुम्हें फिर से चोट पहुंचाई? मैंने टायलर का अपमान किया। भाड़ में जाओ मुझसे, किम्बर्ली, उसने मुंह बनाया। माफ करना, तुम मेरी पसंद की नहीं हो। तुम किसी और बेवकूफ के साथ सेक्स कर सकती हो, जो वास्तव में परवाह करता हो, मैंने कड़वाहट से जवाब दिया। वाह, मैं बहुत दुखी हूँ, और तुम्हें इस काम में मदद के लिए अपने अंगरक्षक की भी जरूरत नहीं पड़ी, उसने कड़वाहट से जवाब दिया। मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता हूँ, बेवकूमा, मैंने आखिरकार उसे धक्का देते हुए कहा।
उफा टापलर के पास हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ बुरा या उससे भी बुरा कहने के लिए होता है। कभी भी कोई अच्छी टिप्पणी नहीं। यहाँ तक कि जब भी मैंने कुछ अच्छा करने की कोशिश की तो उसके पास हमेशा कुक कर जवाब होता था। जैसे कि जब पिछले साल मैंने क्रिसमस कुकी बनाई थी और उन्हें बांटने के लिए कक्षा में लाई थी, तो निश्चित रूप से उसे एक अशिष्ट टिप्पणी करनी पड़ी थी और कहना पड़ा था कि तुमने इन कुकीज में क्या डाला है। चूहे मारने की दवा। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? या फिर नए साल का वह समय जब उसने अप्रैल फूल के मजाक को बहुत गंभीरता से लिया और मुझे सिर से पैर तक आटे से ढक दिया? या 5वीं कक्षा का ये समय जब उसने मेरी मेज पर एक नकली चूहा रख दिया? आखिरकार मैंने कोशिश करना छोड़ दिया और बस उसकी कड़वाहट के स्तर पर पहुंच गया। भले ही ऐसा करना परिपक्वता वाली बात न हो। जैसे ही मैं वहां से चला गया, मैंने महसूस किया कि मेरे कंधे पर एक मजबूत हाथ था जो मुझे रोकने की कोशिश कर रहा था। मैंने उसे अनदेखा कर दिया, इस बात से नाराज था कि टायलर ने मुझे छूने की हिम्मत की। राजा, मैं कसम खाता हूं कि अगर तुमने फिर से मुझ पर हाथ रखा और मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम्हारे पास कोई बच्चा पैदा करने के लिए जिंदगी नहीं बची है, मैंने धमकी दी। वाह, मुझे लगता है कि तुमने गलत आदमी को चुन लिया है। और प्लीज, मैं बच्चे पैदा करना चाहता हूं, उसने ठहाका लगाया। पीछे मुड़कर स्पेंसर की आवाज का सामना किया जो मेरे पीछे खड़ा था और सीधे मुझसे बात कर रहा था। मेरे शरीर में जो भी तनाव था वह गायब हो गया और मैं उत्साहित होकर खुश हो गया और मुस्कुराने लगा। ओह, हे भगवान, मुझे बहुत खेद है। मुझे नहीं पता था कि यह तुम ही, मैंने सोचा। टापलर, उसने मेरी बात खत्म की। हाँ, मैंने बड़ा चढ़ाकर कहा। आप ठीक है? उसने चिंता से भरवार पूछा। हाँ, वो हमेशा की तरह गधा बन रहा है, मैंने कहा, अपने कंधों को उचकाते हुए जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं थी या मुझे आश्चर्य भी नहीं हुआ। हाँ, मैं समझ गया। तुम दोनों को क्या हो गया है? तुम लोग एक दूसरे से नफरत करते हो? हमेशा के लिए? किंडरगार्टन? हाँ, हमारे पास है। जैसा कि मैंने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। वो हमेशा मुझे गुस्सा दिलाने का कोई न कोई तरीका ढूंढ ही लेता है। हम आंगन से होते हुए स्कूल के विज्ञान विंग की ओर बढ़े। उफ, भौतिकी पृथ्वी पर मेरा सबसे नासरत भरा विषय है। वो मुझे मेरी कक्षा में ले गया और मेरे दरवाजे पर रुका, अभी भी टायलर की पूरी बात जानने की उत्सुक था। शायद वो तुम्हें पसंद करता है, वो मुस्कुराया। मैंने उसकी तरफ देखा और उम्मीद जताई कि वो मजाक कर रहा है क्योंकि स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं था। टायलर और मैं किंडरगार्टन से ही एक दूसरे से नफरत करते आए हैं। कहानी यहीं खत्म होती है। मेरे मन में उसके लिए कोई भावना नहीं है और मैं निश्चित रूप से जानती थी 100% कि वह मुझे पसंद नहीं करता। मैं कभी भी उसे पसंद नहीं करूंगी, प्यार नहीं करूंगी या उसके साथ नहीं रहूंगी। न पहले, न अब, र कभी। हाँ, मैंने उसके चेहरे पर चिल्लाते हुए कहा, यह सदी का सबसे अच्छा मजाक या वास्तव में आप एक हास्य अभिनेता है। मैंने व्यंग्यात्मक ढंग से टिप्पणी की, अपनी आंखें घुमाते हुए। धन्यवाद, मुझे ये बात कई बार कही गई है, वो शान से मुस्कुराया। जरूर, मैंने अतिशयोक्ति करते हुए, खिलखिलाते हुए कहा। मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं स्पेंसर से बिल्कुल शांत तरीके से बात कर रहा था। मुझे लगता है कि यह सालों से एक लड़के को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाने और हमेशा उसके दोस्तों के साथ घूमने फिरने के अभ्यास का नतीजा है। ठीक है, मुझे घंटी बजने से पहले क्लास में जाना होगा, नहीं तो मिस नेल्सन मेरी खाल उधे देंगी। मजाक नहीं कर रहा हूँ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने हंसते हुए कहा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, सर। मैंने उन्हें सलाम करते हुए कहा। अलविदा किम, बाद में मिलते हैं, उसने जाते हुए मेरा हाथ छूते हुए कहा। हे भगवान, उसने मेरी बाह को छुआ। ईपा, मुझे यकीन नहीं ही रहा कि मैंने अभी ये कहा। अलविदा, मैंने थोड़ा ज्यादा रोमांचित होकर कहा। विज्ञान कक्ष में जाते समय मेरे चेहरे पर मुस्कान थी। हमारी मेज के ठीक सामने एसर मेरा इंतजार कर रहा था और मुझ पर झपटने के लिए तैयार था। तुम कहाँ थे? मैं तुम्हारे लॉकर के पास तुम्हारा इंतजार कर रहा था, एशर ने हताश होकर कहा। ठीक है, यदि तुम्हें जानना ही है, तो मैं तुम्हारे बिना हो चला आया, मैंने घमंड से कहा और अपनी किताब मेज पर रख दी। कोई बात नहीं, नैन्सी हूं, उसने आंखें घुमाते हुए चिल्लागा। हाँ, तो स्कूल के बाद ड्रेस की खरीदारी। ओह रुको, क्षमा करें, अभ्यास के बाद, है ना? मैंने तुरंत विषय बदलते हुए कहा। क्या तुम्हें यकीन है कि कैटी नहीं जा सकती? उसने मेरी छोटी मिया को छोड़ते हुए आह भरी। हाँ, वह आज रात को चली जाएगी, इसलिए आज मैं और तुम ही होंगे। बेवकूफ, मैंने जीभ बाहर निकालते हुए पुष्टि की। ओह गुडी, वो मेरे बगल में बैठते हुए बुदबुदाया, दिन का हमारा आखिरी पीरियड खत्म करते हुए। डबल फिजिक्स। ओह गुडी। 4G 78। पर्दे हटाते हुए मैं ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली और ड्रेस नंबर 21 दिखाया और हाँ, मैं गिनती कर रही थी।
या एशर मुझे बस याद दिला रहा था। मैंने अपने हाथों को अपने कूल्हों पर रखा, उसे देखकर मुस्कुराए और घूम गई। वह सोफे की सीट पर बैठा हुआ मेरी ड्रेस को 1 मिनट तक देखता रहा और अपने मन की बात कहने के लिए तैयार था। जुरियो आपको मोटा दिखाती है, उन्होंने अपनी नाक सिकोड़ते हुए अपनी राय दी। सवमुद, मैंने अपने बगल में लगे आईने की ओर देखते हुए कहा। हाँ, क्या अब तुम्हारा काम खत्म हो गया? उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तुमने अभी अभी मुझे बताया कि मैं इस ड्रेस में मोटी लग रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इसे चुनेंगी? मैं बस यही उम्मीद कर रहा था कि तुम मुझे अनदेखा कर दोगे और इसे चुन लोगे। मैंने नाटकीय ढंग से आंखें घुमाई और ड्रेसिंग रूम में जाकर दूसरी ड्रेस पहन ली। 2 मिनट बाद में फिर से बाहर निकली और ड्रेस नंबर 22 दिखाने लगी। ये ठीक है, मुझे ये पसंद है। चलो चलें, ऐश ने मुझे जल्दी से कहा। ओह, मुझे गुलाबी रंग पसंद नहीं है, मैंने उसे नापसंदगी से देखते हुए कहा। तो फिर तुम इस स्टोव में क्यों हो? यहाँ सब कुछ लगभग गुलाबी है। एशर ने बचाव करते हुए मुझे ये साबित करने के लिए अपने हाथ इधर उधर फेंके कि स्टोव में सब कुछ वास्तव में गुलाबी है। ये सच है, हालांकि कपड़ों का लगभग हर सामान किसी न किसी रूप में गुलाबी रंग का था। यहाँ तक कि जिस कुर्सी पर एशर बैठा है, वह भी गुलाबी रंग की है। मुझे गुलाबी रंग से नफरत है। ईडब्ल्यू में एक श्यामला बाबी गुड़िया की तरह दिखती हूँ। मैं ड्रेसिंग रूम में वापस गई और अपने सामान्य कपड़े पहने। बाहर निकलते हुए मैंने देखा कि एशर सोफे की कुर्सी पर सोने की कोशिश कर रहा था। बलो बले, मैंने उसकी पिंडली पर लात मारते हुए आदेश दिया। वह जल्दी से उठकर बाहर निकल गया और दूसरी दिशा में मुड़ने के लिए तैयार हो गया, मॉल से बाहर निकलने की दिशा में। उसे वापस खींचते हुए मैंने उसे घुमाया और दूसरी दुकान की ओर चल दिया। चलो, मैं बाहर निकलकर खाना चाहता हूँ। तुम एक बड़े आदमी को भूख से मरने पर मजबूर कर रहे हो, उसने शिकायत की। मुझे लगता है कि तुम इसे बना लोगी, मैंने कहा, कपड़ों से भरे रैक को देखते हुए दूसरे स्टोर में चलते हुए। मैं तुम्हारे लिए एक सौदा कर दूंगा। उस स्टोर के बाद हम बाहर खाना खाने जा सकते हैं, और फिर अगर मेरे पास अभी भी कोई ड्रेस नहीं है, तो हम बाद में भी देख सकते हैं। उन्होंने कहा, क्या हम इस दुकान को छोड़कर कुछ खाने का सामान लेकर रात को घर चले जाएं? अपने बैग में झांकते हुए मुझे एक ग्रेनोला बार मिला और मैंने उसे उसकी ओर फेंक दिया ताकि वह चुप हो जाए। ये लो, इसे खाओ। चुपचाप उसने बार लिया और उसे एक ही बार में खा लिया। सुजा, मुझे कुछ ड्रेस मिली जो मुझे पसंद आए और मैं तुरंत ड्रेसिंग रूम में जाकर उन्हें पहन लिया। एक काले रंग की स्किन टाइट ड्रेस पहनकर, जो सिर्फ एक आस्तीन की थी, मैं बाहर निकली और एशर को दिखाया, जो अब मेरे बैग में से लॉलीपॉप की चूस रहा था। ये प्यारा है, उसने टिप्पणी की, अपने मुंह से लॉलीपॉप बाहर निकालते हुए। प्यारा? मुझे प्यारा नहीं चाहिए, मुझे सेक्सी चाहिए, मैंने पागलों की तरह हंसते हुए कहा। उसकी एक भौं मुझे अजीब तरह से देखते हुए उठी। नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अंतिम संस्कार में जा रहा हूँ। ठीक है। अगला। ड्रेसिंग रूम में वापस जाकर मैंने एशर द्वारा चुनी गई एक ड्रेस पहनकर देखी जो पीले रंग की थी और जिसमें अलग अलग पेस्टल रंग और पैटर्न थे। शीशे में देखते हुए मैंने अपनी नाक सिकोड़ ली, वह मुझे इतना पसंद नहीं आया। नहीं, हम दोनों ने एक साथ कहा। अभी भी शीशे में देखते हुए मैंने अपनी आंखों के कोने से वह परफेक्ट ड्रेस देखी जिसकी मुझे तलाश थी। अप्रतिरोध्य अचानक मैंने पलटकर एक पुतले पर सजी ड्रेस की ओर इशारा किया। वही है। सर, जाकर मेरे लिए ले आओ प्लीज, प्लीज, प्लीज आ, मैंने उछल कूद करते हुए विनती की। उसने स्टोर के एक कर्मचारी से इसे नीचे उतरवाया ताकि मैं इसे आजमा सकूं। मैं दूसरी भयावह बदसूरत ड्रेस से बाहर निकली और अपने सपनों की ड्रेस पहन ली। मैं जल्दी से शीशे के पास भागी, मुस्कुराती हुई। ये वही है, मुझे यही चाहिए, ये बहुत सुंदर है। मैं अपने मन में ही चिल्ला उठी। नहीं, अरार ने तुरंत कहा। ही हाँ हाँ हाँ, यही है। मैंने उछलते हुए चिल्लाया, ये बहुत खूबसूरत है। मुझे लगा जैसे मैं अपनी सपनों की शादी की पोशाक के बारे में बात कर रही हूँ। ये 2 रंगों में थी, काला और पीच। ये पूरी तरह से चमकीली थी और इसमें अलग अलग दिशाओं में कुछ मोटी और कुछ पतली रेखाएं थी। यह मेरी जांच के ठीक नीचे लगी और एक कंधे से नीचे चली गई। मैं इसके बिना दुकान से बाहर नहीं जाने वाली थी। मैंने इसे घर ले जाने और इसे अपना कहने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। अगर मुझे ऐसा करना पड़ा तो मैं इसे अगली 20 पार्टियों में पहनूंगी। लेकिन मैंने शायद अपनी खरीदी गई सभी अन्य पोशाकों के बारे में भी यही कहा होगा। मैं तुम्हें इस ड्रेस के साथ स्टोर से जाने की इजाजत किसी भी हालत में नहीं दूंगा, एशर ने सख्ती से कहा, जिससे मेरा मूड खराब हो गया। तुम्हारा क्या मतलब है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हाँ।
मैं इसे खरीद रहा हूँ, मैंने उससे कहा। मैं अपनी सबसे अच्छी दोस्त को एक पागल, जंगली, किशोर पार्टी में ऐसी पोशाक में नहीं जाने दूंगी जिसमें यह व्यवहारिक रूप से नग्न दिखती है। मुझे परवाह नहीं है कि यह कौन सी पार्टी है, मैं इसे खरीद रही ही। मैं नंगी नहीं हूं ए था। सच बोलो। मैं हंसी, शीशे के सामने घूम रही थी और अपने बालों से खेल रही थी, उन्हें अलग अलग स्टाइल में खींच रही थी और चुमा रही थी। तुम्हारी पूरी पीठ खुली हुई है और तुम्हारी गांड तक पहुंच गई है, और उस चीज की कोई लंबाई नहीं है। ये ठीक है। यह एकदम सही है। और आप मेरे पिता नहीं हैं। मैंने ड्रेसिंग रूम में वापस जाने और अपने पुराने कपड़े बदलने से पहले आखिरी बार चिल्लाया। मैंने ड्रेस को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ा और आशा को अपने पीछे रखते हुए रजिस्टर तक गई। तुम्हारी माँ तुम्हें मार डालेगी और तुम्हारे पिता भी। तुम एक वेश्या की तरह दिखती हो। तुम्हें कैसा लग रहा है? महिला को क्रेडिट कार्ड देकर और ड्रेस के लिए भुगतान करके मैं मुस्कुराते हुए एशर की ओर मुड़ी। आंख मारते हुए मैंने कहा, सेक्सी और क्यूट। महिला से बैग लेकर मैं अपनी खरीदारी से रोमांचित होकर स्टोर से बाहर बली गई। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है कि वह थोड़ा ज्यादा नाटकीय हो रहा है। ये सिर्फ एक ड्रेस है, यह इतनी बुरी नहीं लग रही है। तुम्हें पता है कि मेरे पास इस बारे में कहने के लिए और कुछ नहीं है। तुम इस पार्टी के दौरान गर्भवती हो गई और सिर्फ उस ड्रेस की वजह से। ऐसा मत कहना कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी। लेकिन मैं बस खाना चाहता हूँ, घर जाना चाहता हूँ और सोना चाहता हूँ। बस यही सौदा था। उत्तर ने मुझे एक छोटे से इतालवी रेस्तरां में ले जाते हुए कहा। 1. मैं कई कारणों से गर्भवती नहीं होऊंगी। 2. तुम बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया कर रही हो। 3. मैंने तुम्हारे हुक-अप दोस्तों को बहुत कम देखा है। मैंने उसे एक शालीन मुस्कान के साथ याद दिलाया, यह महसूस करते हुए कि मैंने अभी जो कहा। मैंने अपनी आंखें सिकोड़ ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। नहीं किम, ये तुम्हें एशा की सेक्स दोस्तों में से एक नहीं बनाता। तुम उन सभी अन्य लड़कियों की तुलना में बहुत ज्यादा बुद्धिमान और खुद का सम्मान करने वाली हो। दुख की बात है कि यह सच है। कृपया 2 लोगों के लिए टेबल दीजिए, एपार ने पोडियम के पीछे खड़ी महिला से कहा। कृपया यहीं आइए, उसने विनम्रतापूर्वक कहा और हमें खिड़की के पास एक टेबल पर निर्देशित किया। महिला ने हमें कुछ मेनू दिए और पे के लिए हमारा ऑर्डर लिया और बली गई। मेनू को सरसरी तौर पर देखते हुए मुझे पहले से ही पता था कि एशा पास्ता के उन विशाल व्यंजनों में से एक लेने जा रहा था और मैं बस उसका कुछ ले लूंगा। मुझे भूख लगी है, क्या तुम अब भी पास्ता चाहते हो? उसने मुझसे पूछा, बोलते समय यह अभी भी मेनू को देख रहा था। हमेशा की तरह, मैंने कहा और मेनू एक तरफ फेंक दिया। जैसे ही वेट्रेस हमारे लिए ड्रिंक्स लेकर आए, हमने नैपकिन पर क्रेयॉन से टिक टैक टो खेलना शुरू कर दिया। मैं बता सकता था कि वह एशा का ध्यान आकर्षित करने की पूरी कोशिश कर रही थी, यहाँ तक कि कभी कभी थोड़ी छेड़खानी भी करती थी। एशा तो एशा ही था, वह अनजाने में उसके साथ छेड़खानी करता था, जो उस आदमी की तरफ से आने वाली बकवास है जो अपने रास्ते में आने वाले हर किसी के साथ छेड़खानी करता था। कभी कभी एशा के साथ रहना आसान था। वो एक बेहतरीन दोस्त है जो मेरी मदद करता है, और आज की तरह ही सामान्य तौर पर मेरे लिए हमेशा मौजूद रहता है। बेशक हमेशा शिकायतें और तकरार होती रहती है, लेकिन मैं गहराई से जानता हूं कि वह वास्तव में इसका आनंद लेता है। मैं एशा से ऐसे प्यार करता हूं जैसे वह मेरा अपना भाई हो। वह मेरा सबसे करीबी दोस्त है। कभी कभी मैं उसे केटी से ज्यादा बताता हूं, और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उसे बहुत ज्यादा बताता हूं। लेकिन मुझे पता है कि एशा चाहे कुछ भी हो जाए मेरे लिए हमेशा मौजूद रहेगा। भले ही मैं इस पार्टी के दौरान गर्भवती हो जाऊं जैसा कि एशा दावा करता है, जो कि मैं नहीं होऊंगी। अच्छे या बुरे समय में वह मेरे लिए वहां रहेगा और मैं भी उसके लिए वही करूंगी। डिनर खत्म होने के बाद हम एरा की कार में सवार हो गए और उसने मुझे घर पर छोड़ दिया। मुझसे कहा कि यह कल सुबह हमेशा की तरह मुझे स्कूल के लिए ले जाएगा। और उस ड्रेस के साथ पकड़े मत जाना, नहीं तो मर जाओगे। उसने कार की खिड़की से चेतावनी भरे स्वर में बिल्लाया। मैं अंदर जाने के लिए तैयार होकर सामने के दरवाजे पर खड़ी होकर हंस पड़ी। जाहिर है कि कोई भी पार्टी में मौजूद सभी लोग मुझे उस ड्रेस में नहीं देखने वाले थे। अगर मैं देखेंगी तो मेरे अंतिम संस्कार में रोना मत भूलना। मैंने मजाक करते हुए उसे गाड़ी चलाते हुए देखा। 24 घंटे बाद मैं एक हाई स्कूल पार्टी में जा रही हूँ, जिसमें मुझे शायद ही कभी आमंत्रित किया जाता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे लोगों का ध्यान खींचने और ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ पहनना होगा। लोग मुझे देखेंगे और सोचेंगे, वाह क्या ये किम्बर्टी टेलर है। वो सब कुछ जानने वाली सन की ड्रेस में किसी पार्टी में पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ रही या निबंध नहीं लिख रही, और मैं मुस्कुराकर चलूंगी और बस सोचूंगी, हाँ
किम्बर्ली टेलर वह लड़की है जिसके बारे में सभी सोचते हैं कि यह एक बेवकूफ़ है और ऐसी किसी भी पार्टी में वो कभी नहीं देखेगी क्योंकि वो उतनी कूल नहीं है। और हाँ, मुझे आज रात खुद को हॉट कहने पर गर्व है। स्कूल खत्म हो चुका है, माता पिता देर तक काम कर रहे हैं, निक एक दोस्त के घर पर सो रहा है और एशर ने अपना गेम 23-6 से जीत लिया है। सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मेरे लिए पार्टी में बाहर जाकर आनंद लेने के लिए यह एकदम सही है। मैं इस पार्टी में आकर्षक दिखना चाहती थी। मैं चाहती थी कि हर कोई मेरी तरफ देखे और मेरे हर कदम पर गौर करे। मैं एक रात के लिए उछली रहने की हकदार थी, है ना? हाई स्कूल पार्टी में सजी धजी, चलती फिरती और पुलती मिलती किम्बर्ली टेलर को देखकर लोग चौंक जाएंगे। मैं आखिरी समय पर अपनी ड्रेस पहनने के लिए बाथरूम से बाहर निकली। नहा चुकी थी, मेकअप अभी भी चल रहा था, बालों में अभी भी कलर लगे हुए थे। 30 मिनट बचे थे। मैं अपना बयाहुजा मस्कारा और आईलाइनर लगा रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी और सामने का दरवाजा खुला। मैंने सोचा, बेशक अशा खुद ही अंदर आ जाएगा, और मन ही मन हंसने लगा। किम्मी, एशा ने सीढ़ियों से ऊपर भागते हुए जोर से कहा। मैंने उसके पैरों को सीढ़ियों पर चढ़ते हुए और उसके मेरे कमरे में प्रवेश करते हुए सुना। क्या तुम तैयार हो? उसने जोर से सांस ली। लगभग हो गया। तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, मैंने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए टिप्पणी की। उसने एक सफेद बटन डाउन शर्ट पहनी हुई थी जिसकी आस्तीन कोहनी तक मुड़ी हुई थी और खाकी पेंट। मुझे लगता है कि के पार्टियों में पड़ी पहनते हैं। लड़कों को जीवन में इतना सरल कायो होना पड़ता है जब लड़कियों को वास्तव में प्रयास करना पड़ता है। धन्यवाद, मैं भी आपसे यही कहूंगा, लेकिन आपने गाउन और चप्पल पहन रखी है इसलिए। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने हाथों की संतुलित किया, जैसे यह निर्णय उन्हें बाद में लेना था। मैं हंसी, मुझे पता है, मुझे पता है। खिलखिलाते हुए मैंने अपने बालों से कलर निकाले और अपने मेकअप की गंदगी को साफ किया, काउंटर को साफ किया और चीजों को वापस वहीं रख दिया जहां वे होनी चाहिए। मैं अपनी अलमारी में जाकर अपनी ड्रेस पहन ली, जी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही थी और अपनी खूबसूरती दिखा रही थी। तो तुम अब भी वही चॉस पहनोगे, है ना? एशा मेरे बिस्तर के कोने पर बैठकर इंतजार करते हुए बुदबुदाता है। बेशक, मैंने इसे आज रात के लिए खरीदा है। मैं उसे याद दिलाती हूँ और उसे पहनती हूँ। मैं आईने में देखती हूँ, अपने होठों के बीच कुछ पिन रखती हूँ और अपने सारे घुंघराले बालों को एक तरफ पिन करती हूँ और काले रंग की हील्स पहनती हूँ। मैं जहाँ चाहूँ स्टाइलिया दिख सकती हूँ। मैं हमेशा जीन्स और स्वेटरपेट नहीं पहनती। मैंने खुद को एक बार फिर आईने में देखा, 360 डिग्री घूम रही थी। मेरे गुलाबी रंग के होंठ एक बड़ी मुस्कान में बदल गए, नॉर्थ स्टार की तरह तेजस्वी और चमकते हुए। अगर मैं खुद ऐसा कहूँ। मैं मैचिंग ब्लैक तलच पकड़ती हूँ जिसमें मेरा फोन, ड्राइविंग लाइसेंस, पैसे और घर की चाबियों थी, और कोठरी से बाहर निकलती हूँ। मैं अपने बिस्तर के किनारे पर बैठे ईशा को देखती हूँ जो अपना मुंह खोले मुझे घूर रहा है। मैं अब पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। अगर मुझे अपने सबसे अच्छे दोस्त से वह नज़र मिल सकती है, तो कल्पना करें कि मुझे बाकी सभी से कैसी नज़रें मिलेंगी। मुझे उम्मीद है कि स्पेंसर वहां होगा, तब यह निश्चित रूप से देख पाएगा कि मैं उसके लिए कितनी सुंदर हूं और मुझसे प्यार करने लगेगा। शायद यह वह रात होगी जब हम आखिरकार एक साथ होगा, अगर नहीं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लेकिन मैं वहां बिना किसी कारण के नहीं जाऊंगा। मैं मौज मस्ती करने की योजना बना रहा था। मैं एक अच्छा समय बिताने और खुद का आनंद लेने की कोशिश करने की योजना बना रहा हूं। तुम दिखती हो नहीं, मेरा मतलब था ओम अच्छी। तुम अच्छी दिखती हो, किम्मी, उसने गला साफ करते हुए कहा। धन्यवाद, मैंने एक सच्ची मुस्कान के साथ उत्तर दिया। जाने के लिए तैयार हो? मैंने उसे उसके विचारों से बाहर निकालते हुए कहा और अपने कमरे से बाहर निकल गया। हाँ हाँ, जा रहा हूँ अभी, उसने घबराते हुए कहा। मैं उसकी अचानक शर्मिंदगी या मेरे पास होने की वजह से उसकी अस्थिर भावना पर हंस पड़ी। मुझे नहीं पता कि इस ड्रेस में मेरे साथ क्या समस्या है। मैं इस ड्रेस में बिकिनी की तुलना में ज्यादा ढकी हुई हूँ। जब मैं बिकिनी में थी तब उसने मुझे कभी ऐसी नज़र से नहीं देखा। अब वो मुझे ऐसी नज़र से क्यों देख रहा था? वो मुझे अलग नज़र से देख रहा है। जैसे मैंने अपना सिर हिलाया। बकवास किम्बर्ली, वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त ही बिल्कुल नहीं। तुम उन दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हो जिनके साथ वो डेट करता है। डेट शब्द भी गलत शब्द है, क्योंकि वो वास्तव में डेट नहीं करता। उसने अपना हाथ मेरी पीठ के निचले हिस्से पर रखा और मुझे अपनी कार की ओर इशारा किया। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि यह ड्रेस पहनना बेवकूफ़ी भरा विचार था, क्योंकि बाहर का तापमान लगभग 0 से नीचे था। न्यू इंग्लैंड में अक्टूबर का आखिरी महीना था और आश्चर्यजनक रूप से अभी तक कोई बर्फ नहीं पड़ी थी। एशर ने बताया कि आधे नग्न होकर बाहर निकलना और स्वेटर या जैकेट लेना याद न रखना मेरी बेवकूफ़ी थी।
एशा की कार में बैठते ही मैंने अपनी बाहों को गर्म करने की कोशिश की और जल्दी से हीटर लगा लिया। जैसे ही एसर कार में आया, मैंने उसे हल्के से हंसते हुए, बड़े बड़े मुस्कुराते हुए सुना। क्या? मैंने झल्लाकर कहा। बेशक वो सब कुछ उगलवाने वाला था और मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, और बकवास करने वाला था। एशा को यह सुनना अच्छा लगता था कि वो सही था। तुम्हें पता है क्या? वो उदास होकर हंसा। अरे, क्या यह मौसम इतना अच्छा नहीं है? सुंदर, मैंने ठहाका लगाया और अपने हाथों पर बैठकर गर्म रहने लगा। ये पैंट और शर्ट पहनने के लिए एकदम सही मौसम है, पतद्वार खूबसूरत है। ठीक है, एशा, मैं समझ गया। फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा। जैसे ही हम लाल बत्ती पर रुके, उसने मेरी तरफ देखा और गर्मी के लिए नॉब पर हाथ रख दिया। तो फिर, अगर मैं हीटर बंद करूं तो तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है? ये थोड़ा ज्यादा गर्म हो रहा है। मैंने रोशनी की ओर देखते हुए अपने होठों को एक सीधी रेखा में दबाया। हरा। मैंने उसकी ओर देखा क्योंकि उसने बदलाव पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। जाओ, मैंने आदेश दिया। ठीक है, इसे बंद कर दो। नहीं, जाओ। ग्रीन। मैंने उसकी जांघ पर हाथ रखते हुए गैस पर दबाव डालते हुए चिल्लाया। जब मैंने कार को आगे बढ़ाया ही कारों ने अपने हॉर्न बजाए। कार आगे की ओर झटके से हिली और फिर आखिरकार एक स्थिर गति पर आ गई। मैंने अपनी सांस रोककर अपना सिर सीट पर टिकाया। किम्मी मेरी पैंट में घुसना चाहती है, हो। पृथर ने ठहाका लगाया। मैंने उसे बेवकूफाना नजर से देखा। जब उसने मेरे हाथ को देखा जो अभी भी उसकी जांघ में दबा हुआ था, मेरी उंगलियों उसके पैंट के कपड़े में गड़ी हुई थी। मैंने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया, मेरा चेहरा शर्म से जल रहा था। मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ। कार से अचानक गर्मी आने से मेरे पैर सुत्र ही गए। कार में अजीब सी खामोशी छा गई और बैकग्राउंड में संगीत की मधुर धुन बज रही थी। 10 मिनट बाद, अभी भी सतराटे में, एशर एक भव्य विभाजित घर के पास रुका। घर के चारों ओर कांच था, बड़ी ऊंची कांच की खिड़कियों जो घर के चारों ओर फैली हुई थी। घर का बाकी हिस्सा गहरे और हल्के रंग के पत्थरों से बना था। अंदर, आप खिड़कियों से बाहर रोशनी देख सकते थे, खिड़कियों से देख सकते थे, लोग नाच रहे थे और शराब पी रहे थे। सड़कों पर गूंजते संगीत की तेज आवाज। घर जीवंत और ऊर्जा से भरा हुआ है। तैयार हो? आशा ने मेरे विचारों की बाधित करते हुए पुआश। पार्टी शुरू हो गई है, मैंने कार से बाहर निकलते हुए मुस्कुराते हुए कहा। आशा की बाह में अपना हाथ डालकर हम घर में दाखिल हुए। आशेर का दृष्टिकोण। क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जिसे देखकर आप हर बार अवाक रह जाते हैं? हर बार जब वे आपके पास से गुजरते हैं, आपको छूते हैं, तो आपके शरीर में बिजली सी दौड़ जाती है। जब आप उसके साथ होते हैं तो आपको जो गर्म, कोमल, खुशनुमा एहसास होता है। आप उसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करेंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसे कभी कोई नुकसान न पहुंचे। ऐसा ही मैं किम्मी के बारे में महसूस करता था। मुझे पता है कि वो किंडरगार्टन से ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, लेकिन समय के साथ मैं उसके प्यार में और भी ज्यादा गिरता जा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। ये जो कुछ कहती या करती है, उससे मैं उससे और भी ज्यादा प्यार करने लगता हूँ। वो जो कुछ पहनती है, उसके बारे में तो मुझे मत बताइए। भगवान, वह ड्रेस उस पर एकदम सही लग रही थी, वाकई सेक्सी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता था। इससे हमारी दोस्ती निश्चित रूप से खराब हो जाएगी। मुझे यकीन है कि वह मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचती होगी। स्वेटर पेट में भी वह मुझे उत्तेजित करती है। मुझे नहीं पता था कि ऐसा संभव है। किम 24/7 जैसेज चश्मा और पोनीटेल वाली गीक से मेकअप बिना बेसेज और कॉन्टैक्ट पहनने वाली लड़की बन गई। मुझे लगता है कि लोग जो कहते हैं ये सच है। सुंदर बनने के लिए आपको पहले बदसूरत से गुजरना पड़ता है। मैं किम्मी को 11 साल से जानता हूँ और मुझे नहीं पता था कि वो इस पार्टी में कैसी होगी। मुझे लगता है उसे कुछ दोस्तों के हाथों में छोड़ना सबसे समझदारी वाली बात नहीं थी। किम्मी नरो में है। पहली बार वह सबसे बड़ी सामाजिक हाई स्कूल पार्टी में शामिल हुई थी जिसमें वह नरो में थी। नहीं, वह किम्मी का पहली बार नहीं में होना नहीं है। वह अपने जीवन में 2 बार नशे में रही है। एक बार क्रिसमस के दौरान जैक के बेसमेंट में कुछ दोस्तों के साथ। दूसरी बार तो अभी ही हुआ। तुम्हें पता है कि मुझे और भी पागल किसने कर दिया? वह हर उस लड़के से फ्लर्ट कर रही है जो उससे बात करता है। हर लड़के से, सिवाय मेरे। मुझे पता है, चौंकाने वाली बात है, किम्मी नशे में धुत हो गई। ऐसा बहुत कम होता है और कभी कभी, बाद में, उसे पता भी नहीं चलता कि उसने क्या किया है। वह एक ड्रिंक लेगी और कहेंगी कि वह सिर्फ एक ड्रिंक ही लेगी, फिर कोई उसके लिए दूसरा ट्रिक ले आएगा,
और फिर दूसरा, और इससे पहले कि आप कुछ समझ पाएं, वह नशे में धुत हो जाती है। मुझे इससे नफरत है, यह मुझे पागल कर देता है। आपको कैसा लगेगा अगर आप अपने जीवन के प्यार को दूसरे लड़कों के साथ संबंध बनाते हुए देखें जो ए नशे में हो और बी आपके सबसे अच्छे दोस्त हो। जैसे अभी डायलन के घर के लिविंग रूम में उसे घूरते हुए फुटबॉल टीम के कप्तान जोश के साथ फ्लर्ट करते हुए। मुझे पूरा यकीन है कि वह जोश को अच्छी तरह से नहीं जानती, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वे दोनों नाम से लेकर चेहरे तक याद रखने में थोड़े नशे में हैं। मुझे लगा कि वह उस स्पेंसर लड़के को पसंद करती है जो उसे पिछले दिनों क्लास में ले गया था। अरे यार, क्या वह स्पेंसर लड़का मुझे परेशान करता है। जिस तरह से यह उसे देखता है और उसे हंसाता है, उससे मुझे उसके चेहरे पर मुक्का मारने का मन करता है। मैं स्पेंसर के बारे में ऐसी बातें जानता हूं जो कोई नहीं जानता, इसलिए मेरे पास उसे नापसंद करने के अपने कारण हैं। मुझे लगता है कि वह एक अच्छा लड़का है, लेकिन अगर उसे किम्मी में कोई दिलचस्पी है तो मैं उससे नफरत करता हूं। मैंने दूसरे लोगों से जो सुना है उसके अनुसार स्पेंसर एक अच्छा लड़का हो सकता है, लेकिन मैं उसके बारे में उससे कहीं ज्यादा जानता हूं जो उसने देखा। बहुत से लोग यह नहीं जानते, लेकिन मैं उन बहुत कम लोगों में से हूं जो स्पेंसर को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं। हेलो नाइट घार, क्या तुमने अभी तक घूरना बंद कर दिया है? बाघला ने मेरे चेहरे पर अपना हाथ लहराते हुए चिल्लाया। हाँ, मैं ठीक हूँ यार, मैंने किम्मी से नजरें हटाते हुए कहा। डिलन ने मुझ पर सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, बार, तुम उसके पीछे कब जाओगे? किसके लिए जाना है? मैंने सहजता से कहा, अपनी बियर का घूंट भरते हुए। मैं कसम खाता हूं कि मैं अभी भी अपनी पहली बियर पी रहा हूं। किए, जाहिर है, तुम उसे घूरते रहते हो, तुम उसे कभी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते, तुम 24 घंटे साथ रहते हो। रॉबर्ट्स, हम सबसे अच्छे दोस्त हैं, ऐसा नहीं है? बकवास, नाइट। मैं देख रहा हूं कि तुम उसे कैसे दूर रहे हो। उसे जोश के साथ देखने के लिए तुम्हें अभी मार डालना चाहिए। मैंने अपना जबड़ा भींच लिया, अपने दांत पीसते हुए। क्या मैं वाकई इतना स्पष्ट था? क्या मैं उसके आसपास होने पर किसी प्यार में डूबे हुए पिल्ले की तरह दिख रहा था? वो जोर से हंसा और मेरी पीठ थपथपाई। यार, इस बात पर खुद को मत मारो, बस उसे बता दो। मुझे यकीन है कि वह भी ऐसा ही महसूस करेगी। उसने मुझे बताया, फिर अपने कंधे उचकाए और कहा, कौन सी लड़की तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहेगी? वो सोचती है कि मैं अब तक का सबसे अच्छा खिलाड़ी हूं, और जब वो ऐसा नहीं सोचती तो वो मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। मुझे इसतो बारे में क्या करना चाहिए? मैंने सिर हिलाते हुए पूछा। किम्मी मेरी तरफ वैसे नहीं देखती जैसे मैं उसकी तरफ देखता हूं। महिलाओं को पसंद किया जाना पसंद होता है। बस उसे दीवार के सामने पटक दो और उसे चूमना शुरू कर दी। संभावना है कि वह तुम्हें चूमेगी, और अगर वह नहीं भी चूमे तो कम से कम तुमने कोशिश तो की। तुम्हें कुछ करना होगा, नहीं तो तुम उसे खो दोगे, उन्होंने उपदेश दिया। मैंने उसे हैरानी से देखा और एक संकीर्ण नजर से देखा। ये लाइन किसी फिल्म से है ना? अरे नहीं, तुम ऐसा क्यों कहोगे? उसने हंसते हुए और सिर हिलाते हुए कहा, और अपना झूठ छिपाते हुए उसने अपना गिलास पी लिया। रॉबर्ट्स, ये फिल्म द आर्ट ऑफ गेटिंग 12 से है। किम्मी ने मुझे उसके साथ 23 बार यह फिल्म देखने को कहा। ईमानदारी से कहूं तो यह एक अच्छी फिल्म भी नहीं है। विज्ञापन फिल्म से बेहतर है। देखिए मेरा क्या मतलब है। तुम उसे वैसे ही जानते हो जैसे तुम खुद को जानते हो। मैं तुमसे कह रहा हूं घार, बस इसके लिए तैयार हो जाओ। रॉबर्ट्स ने जोर देकर कहा, मेरे कंधे पर मुक्का मारा। मैंने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। मैं किसी भी तरह से किम के सामने खुद को अपमानित नहीं कर सकता था। मेरा ध्यान उस बात से हटाते हुए एक नया चेहरा मेरे सामने आया जिसे मैंने स्कूल में पहले कभी नहीं देखा था, और मैं उत्सुक ही गई। उसके लंबे काले बाल तेजी से आगे पीछे हो रहे थे। उसकी सूर्यास्त के समय की फूलों वाली पोशाक उसके अनोखे व्यक्तित्व के साथ मेल खा रही थी, और उसका रंग बहुत अच्छा था जिससे मुझे यकीन है कि हर लड़की इश्यो करेगी। अरे गॉर्जियस, तुम कहाँ जा रही हो? मेरी मदद चाहिए, मैंने उससे चिल्लाते हुए कहा। मेरी चौड़ी चमकती हुई मुस्कान ने लड़कियों को अवाक कर दिया। वह खिलखिलाकर हंसी, मुझे आंख मारी और बीघ परोसने वाले कूलर की ओर चली गई। मैं उसके पास गया, एक बियर उठाए और उसे उसके लिए खोल दिया। धन्यवाद, उसने एक सुंदर विदेशी लहजे में कहा। आपका उच्चारण, आप कहाँ से हैं? मैंने उत्सुकता भरी मुस्कान के साथ पूछा। ब्राजील। मैं नया एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ। मैंने उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देखा और मुस्कुराया। मैं उसके करीब एक कदम बढ़ा, जिससे वो खिलखिला उठी और शर्मा गई। और आप जेफरसन हाई में कितनी नई है? मैंने उसके कान में फुसफुसाया। इतना समय कि मैं जान जाऊं कि तुम जेफरसन के नंबर 1 खिलाड़ी हो। मुझे जो बताया गया है उसके अनुसार, उसने अपनी जीभ घुमाते हुए कहा।
उसकी अस्थिर निगाहों से मैं बता सकता था कि यह उसकी पहली बीघा नहीं थी। मैंने आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर देखा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो इतने लंबे समय से यहाँ है कि मैंने उसे नोटिस न किया हो। मैं बिना कोशिश किए ही पहले दिन ही उसके साथ संबंध बना लेता। ओह ही मैं बस इतना अक्षम और सेक्सी दिखता हूँ। मेरे साथ ये सब बुरा लड़का खिलाड़ी वाला नाटक शुरू होने का एकमात्र कारण ये था कि मैंने सुना था कि अगर आप दूसरी लड़कियों को डेट करते हैं तो लड़कियों ईर्ष्या करती है। इसलिए मेरे दिमाग में मैंने सोचा कि अगर मैं लड़कियों को डेट करना और उनके साथ संबंध बनाना शुरू करूं और किम्मी को ये सब पता चल जाए, तो मुझे लगा कि वह ईर्ष्या करेगी और यहाँ से मेरे लिए उसकी भावनाओं को देखना आसान हो जाएगा। मेरा मतलब है कि यह आसान लगता है ना? दिन में कुछ लड़कियों को चूमी, उन्हें खुश करी, फ्लर्ट करो और आकर्षक बनो। यह मेरे लिए बहुत आसान है। आप कह सकते हैं कि मेरी योजना अभी तक बहुत अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। तो फिर बेबी, क्या तुम मेरे साथ खेलने नहीं आओगी? मैंने मोहक स्वर में कहा। मुझे कहना होगा कि 1 घंटे बाद मैं बाथरूम से बाहर आ रहा था, अपनी हॉट ब्राजीलियन डेट की कपड़े पहनने के लिए पीछे छोड़कर। मैं नी में नहीं था, लेकिन वह थी। मैं नरों में नहीं हो सकता था, जब तक कि मैं किम्मी और खुद को टूटे हुए टुकड़ों में घर नहीं लाना चाहता था। कूलर से कोक लेकर मैं अपने लड़कों के पास गया जो द्वीप के चारों ओर इकट्ठे थे। जब मैं करीब गया तो मैंने पाया कि वे सभी शॉट ले रहे थे। खैर, असल में जैक और डायल शॉट रेस कर रहे थे और हर कोई नारे लगा रहा था, जयकार कर रहा था और देख रहा था। मैंने लिविंग रूम में झोंका कि क्या किम्मी अभी भी वहीं है, लेकिन मेरी बदकिस्मती से वह वहीं नहीं थी। वो कहाँ हो सकती है? वो पहले जोश के साथ घूम रही थी। शायद अगर मैं जोश को ढूंढ लूं तो मैं किम्मी को ढूंढ लूंगा। जिज्ञासा ने मुझ पर विजय प्राप्त कर ली और मैं जोश से मिलने गया और उससे पूछा कि किम्मी कहाँ है। लेकिन ये समय की पूरी बर्बादी थी, क्योंकि वो बस बड़बड़ाता रहा और नशे में धुत होकर इस बारे में कि उसने उस रात कितनी लड़कियों को चूमा। तुम्हें नहीं पता कि किम्मी कहाँ है? मैंने एक बार फिर स्पष्ट रूप से पूछा। वह गुर्तेई हुए मुझे धक्का देते हुए बोला, नहीं, मैं नहीं चाहता। अब इस तरह से माहौल खराब करना बंद करो और हमें पार्टी का आनंद लेने दो। वाह! उसने अपने हाथ हवा में उठाते हुए चिल्लाया। मैं ठीक समय पर अपने लड़कों के पास वापस आ गया, जब डायलन और जैक ने अपनी दौड़ पूरी कर ली थी। अरे रॉबर्ट्स, क्या तुमने किम को कहीं देखा है? मैंने गंभीर चेहरे के साथ पूछा। नहीं, माफ करें, मैं नहीं कह सकता कि मैंने ऐसा किया है। उसने हंसते हुए जवाब दिया। ये जैसे ठीक है। यहाँ वह यहाँ है। वह द्वीप के आसपास की जगहों की ओर इशारा करते हुए हंसता है जहां किम स्पष्ट रूप से नहीं था। मुझे लगता है कि उसने एक से ज्यादा शराब पी ली है। वह यही थी। क्या वह मुझे ढूंढ रही थी? मैंने पूछा, ये समझवाने की कोशिश करते हुए कि वह क्या कह रहा था। वह हंसते हुए अपना सिर हिलाता है, सहारे के लिए जैक के सहारे झुक जाता है। ओह, कृपया मुझे बताएं कि किसी ने टाई की हॉट, नशे में, सेक्सी डेट की तस्वीर खींची है। ल्यूक ने चिल्लाते हुए हमसे कहा। हम सभी ने अपना सिर हिलाया, सिवाय नरी में दूध जैक के, जिसने अपना सिर इतनी तेजी से हिलाया कि मुझे लगा कि वह उसके सिर से दूर जा रहा है। टाई कितना नशे में है? मैंने अपने दोस्तों की तरारू देखते हुए पूछा। आखिरी बार जब मैंने टाइलर को देखा था तो वो बीघा की बोतल पी रहा था। नशे में, उनमें से कुछ ने एक साथ कहा। क्या कुत्ता है? रॉबर्ट्स अविश्वास में हंसे। वह कौन है? मैंने उत्सुकता से पूछा। उन दोनों ने लड़की का नाम न जानते हुए अपना सिर हिलाया। खैर, ये निश्चित रूप से किम्मी नहीं है, मुझे यह 110% पता है। वे एक दूसरे से नफरत करते हैं। मैं किम्मी की तलाश करने जा रहा हूं और फिर बाहर निकलूंगा। मैं तुम लोगों से बाद में मिलूंगा, मैंने उन्हें बताया। मैं उन पर उंगली उठाते हुए पीछे मुड़ता हूं, गाड़ी मत चलाना और तुम सब कट जाओगे, मैंने उन्हें गंभीर नजर से बताया। वे सभी मेरी ओर देखकर अपनी आंखें घुमाते हैं। जब मैंने अंतिम विदाई दी तो वे सभी रो पड़े, मुझे रुकने और एक और ड्रिंक लेने के लिए मना लिया। लेकिन मैं ये सोचकर सहन नहीं कर सकता था कि किम्मी कहाँ है। मैं उसे ढूंढने के लिए घर के हर कमरे की जांच करता हूँ, और एक बार भी मुझे वह नहीं दिखती। तभी मैंने कुछ लोगों से पूछना शुरू किया कि वह पहले किसके साथ थी, जब तक कि एक आदमी ने कहा कि उसने उसे लोगों के एक समूह के साथ बाहर जाते हुए देखा था, और वह गिर रही थी और किसी लड़के के साथ फ्लर्ट कर रही थी। हे यीशु मसीह, किम्मी तुम क्या कर रहे हो? एपिसोड -6 रिग्रेट्स। किम का दृष्टिकोण पछतावा। जब मैं एक अनजान बेडरूम की खुली खिड़की से चमकती हुई तेज धूप का सामना करने के लिए उठा तो यही बात मेरे ऊपर हावी हो गई। मैं बेवकूफ हूं, कत रात मैंने क्या किया? मैंने ऐसा कभी नहीं किया। मैं कभी इतनी दूर नहीं गया। मैंने इतनी शराब क्यों पी? ओह,
मेरा सिर दर्द कर रहा है। अरे, ये तकिया एशा की तरह महक रहा है। अरोरा, अरे आशा को तो बहुत गुस्सा आ रहा होगा। आशेर के नाम के ख्याल ने ही मुझे उस पापी बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित किया जिस पर मैं लेटा था। यह आशेर का बिस्तर नहीं है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं नंगा नहीं हूं। अभी मुझे बस यही चिंता है। मैं अभी भी अपनी ड्रेस में हूं लेकिन मेरे जूते गायब हैं। बेवकूफी भरी ड्रेस। मेरे स्वेटर पेट कहाँ है? बेडरूम जाहिर तौर पर एक लड़के का कमरा था, लेकिन यह अपरिचित था। मैंने कमरे में ऐसी कोई तस्वीर ढूंढी जिससे मुझे पता चल सके कि यह किसका कमरा हो सकता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। यह एक सादा, आम लड़कों का कमरा था। खेत की ट्रॉफियां, खेल की यादगार चीजें, कपड़े इधर उधर बिखरे हुए, कंप्यूटर, बिस्तर, डेस्क, कुछ किताबें, वीडियो गेम, टीवी, एक्सबॉक्स, ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मुझे पता चले कि कमरा किसका है। और सबसे बुरी बात यह है कि वह यहाँ है ही नहीं। कौन है जो किसी लड़की को अपने घर लाता है और उसे छोड़ देता है? मैंने अपने जूते ढूंढे जल्दी से ताकि मुझे उस व्यक्ति का सामना न करना पड़े। मैंने अपने जूते पकड़े और उन्हें अपनी छाती से चिपका लिया। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए सामने के दरवाजे की ओर बढ़ा। मेरा सिर दर्द कर रहा है, ये धड़क रहा है। डर। जैसे ही मैंने सूरज की रोशनी को देखा और आंखें सिकोड़ी, मैंने अपने पीछे से एक हल्की सी हंसी सुनी। धिक्कार है, इतना करीबा पीछे मुड़ने पर। मुझे उम्मीद थी कि कोई हाई स्कूल का लड़का होगा, मेरी ही लंबाई का, बहुत प्यारा, और शायद मेरी ही उम्र का। इसके बजाय जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मैंने अपने छोटे भाई के बिगड़ैल दोस्त को देखा जो अभी कुछ दिन पहले ही मेरे घर आया था। वो ऊपर की सीढ़ी पर खड़ा था, हंस रहा था और अपना सिर हिला रहा था। हे भगवान, कृपया मुझे बताएं कि यह वह नहीं था। बेशक वो वह नहीं था कि माँ तुम उससे कहीं बेहतर बात रखोगे। वो वैसे भी उस पार्टी में नहीं आता। देखो अब कौन विकृत है। वो मुस्कुराया। वो वहां यूं ही नहीं चला गया। मैं ही विकृत हूं। मैं तुमसे $1 मिलियन की शर्त लगाता हूं कि जब मैं उस दरवाजे से बाहर जा रहा था तो तुम मेरी गांड देख रहे थे और तुम मेरे स्तनों को घूर रहे हो। मैंने धीरे से फुसफुसाया। मैं कराह उठा क्योंकि मेरा सिर गुस्से से धड़कने लगा। धिक्कार है, मुझे एडविल की जरूरत है। खैर, मैं वो विकृत व्यक्ति नहीं हूं जो अपने बड़े भाई के साथ रात बिताता था और अब उसे छोड़कर जा रहा हूं। उसने अपनी आवाज में आत्मसंतुष्टि के साथ कहा। रुको, उसे कुछ पता था। और फोन पकड़ो बड़े भाई। सबसे पहले तुम्हारा नाम क्या है, बच्चे? पीछा करना। ठीक है, चेस, तुम्हारा बड़ा भाई कौन है? मैंने आंखें सिकोड़कर पूछा ताकि मेरा सिर दर्द कम हो सके। 4G 77। वह हंसता है और अपना सिर हिलाता है। वह कुछ कदम नीचे उतरता है, मेरी तरफ देखता है, फिर से हंसने लगता है। अगर वह हंसता रहा और मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं इस बच्चे को मुक्का मारने वाला हूं। मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूं। क्या तुम इतने नशे में हो कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? उसने अविश्वास में पूछा। मैंने उसे एक अजीब नजर से देखा और वह फिर से अपना सिर हिलाते हुए हंसा। जाओ दीवार पर लगी तस्वीर देखो। तुम्हारा भाई कहाँ है? मैंने धीरे धीरे चित्र की ओर बढ़ते हुए पूछा। रोजाना सुबह की दौड़। वो अभी 10 मिनट पहले ही निकला है। उसे अगले आधे घंटे तक वापस नहीं आना चाहिए। उसने मुझे बताया। मैंने अपनी आंखें घुमाई और एक बड़ी आह भरी। मैंने दीवार की ओर देखा, दीवार पर तस्वीरों का कोलाज देखा। आखिरकार मुझे यह एकमात्र जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया जिससे मैं अपनी पूरी गड़बड़ जिंदगी में नफरत करता था। टाइलर किंग। मेरी आंखें भय से चौड़ी हो गई। मेरा मुंह इतना नीचे लटक गया कि शायद वो फर्श को छू सकता था। मेरी आंखें आंसुओं से भरने लगी। मेरा पूरा शरीर भय, पश्चाताप, घृणा, दुख से कांपने लगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने अपनी पूरी रात सबसे कमीने, सबसे घटिया, उस कमीने मादरघोंट के साथ बिताई थी। अरे वाह, मैं जोर से चिल्लाया। आंसू बहने लगे और मेरी मुद्री भीगने लगी। तो मैं समझता हूं कि आप उसे जानते हैं। चेस सीढ़ियों की रेलिंग के सहारे झुकते हुए बुदबुदाता है। ऐसा नहीं हो सकता। मैंने टाइलर किंग के साथ पूरी रात नहीं बिताई। टाइलर किंग, वो आदमी जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ। वो उस रात मेरे साथ क्यों रहना चाहेगा? वो मुझे अपने घर क्यों ले जाएगा? हम कितने नशे में देश। मैं दरवाजे की तरफ भागा और उसे जोर से बंद कर दिया। मैं सड़क पर बलता रहा जब तक कि मैं किसी व्यक्ति के लॉन पर गिर नहीं गया। मैंने अपनी मुट्ठी गीली घास पर पटकी, खुद से पहले से कहीं ज्यादा नाकरत करने लगा। मैंने ऐसा कैसे होने दिया? मैंने कल रात क्या किया? हे भगवान, मुझे मत बताना कि टाई और मैंने वास्तव में ऐसा किया है। क्या उसे पता था कि यह मैं था? यह नशे में था। शायद उसे नहीं लगा कि यह मैं था। मैंने खुद को बेहतर महसूस कराने और बड़ी उम्मीदें रखने की बहुत कोशिश की।
कुछ भी काम नहीं कर रहा था क्योंकि मैं अभी भी किसी अनजान परिवार के घर की घास के बिस्तर पर लेटा हुआ था और रो रहा था और रो रहा था। मैंने जमीन पर कुछ बार मुक्का मारा, लेकिन परवाह नहीं की क्योंकि ईमानदारी से कौन देख रहा है। मैं बस यही चाहता हूं कि कल एक भयानक दुश्वान रहा हो, जैसे कि यह सब वास्तव में हुआ ही न हो। मैं खुद को एशा के बारे में याद दिलाता हूं और वह कितना चिंतित और बीमार होगा। उसे नहीं पता कि मैं कहाँ हूं। वो पिछले कितने घंटों से मुझे ढूंढ रहा होगा, कौन जाने। जैसे ही मैंने अपना फोन बैंक से निकाला, मैंने उसे चालू किया, तो उसमें एशा के 68 टेक्स्ट मैसेज और 27 कॉल मिले। मैं बहुत गहरी मुसीबत में फंस गया हूं। मैंने स्क्रीन पर अपनी कांपती हुई उंगलियों घुमाते हुए एसर को फोन किया। एक ही पल में उसने फोन उठाया और मुझ पर चिल्लाने लगा, किम्बर्ती एंड टेलर, तुम कहाँ होश? क्या तुम्हें पता है कि मैं कितना चिंतित होत में पुलिस को बुलाने ही वाला था। हे यीशु मसीह, कि माँ तुम्हें क्या हो गया? ये सुनकर कि वो कितना गुस्सा था, मैं फिर से रोने लगी। मुझे अपने होश में आने के लिए एक पल भी नहीं मिला ताकि मैं ईश्वर से बात कर सकूं। मेरे दिमाग में फिर से सारे पछताने छा गए। आखिर मैंने पहले ही इतना शराब क्यों पी लिया? मुझे शायद ये स्वीकार करने पर पछतावा होगा, लेकिन ईश्वर सही था और मुझे उसकी बात माननी चाहिए थी। उसे बताना जितना मुश्किल है, मैं जानती थी कि इस बार यह सही था। उस बेवकूफ ड्रेस ने मुझे कोई फायदा नहीं पहुंचाया। किम्मी, किम्बली, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। किम्मी। रिसीवर पर अश की आवाज लगातार आ रही थी। 4G77, मुझे माफ कर दो एशा। मैं आंखें मलते हुए रो पड़ी। किम्मी, सब ठीक हो जाएगा, बस मुझे बताओ कि तुम कहाँ हो। उसने मुझे बताया। मुझे नहीं पता एशरा, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मैं बहुत बेवकूआरू हूँ। मैं फोन पर रोती रही, अपनी आवाज ढूंढती रही। मेरी बात सुनो किम्मी, क्या तुम मेरे लिए ऐसा कर सकती हो? बस सुनी, रोना बंद करो और आराम करी, गहरी सांस लो। उसने मुझे शांति से आश्वासन दिया। मुझे कुछ मिनट लगे, लेकिन आखिरकार मैं थोड़ा शांत हो गया। अच्छा, एसर की आवाज ने प्रशंसा की। अब मैं चाहता हूं कि तुम चारों ओर देखो। मुझे बताओ कि तुम क्या देखते हो। एक सड़क का नाम, एक जाना पहचाना घर, एक पार्क, कुछ भी? मैंने धीरे से इधर उधर देखा। नजदीकी सड़क का नाम जैक्सन रोड था। मैं इस सड़क को जानता था। मैं हर रोज मिडिल स्कूल में एशा के साथ पर जाने के लिए इसी सड़क के साइनबोर्ड से गुजरता था। मैं थोड़ा अस्थिर होकर उठा, कोने से अपना रास्ता ढूंढ रहा था। किम्मी, क्या तुम्हें पता है कि तुम कहाँ हो? एशा ने चौड़ा घबराते हुए स्वर में पूछा। हाँ, मैंने नाक सूंघते हुए कहा। मैं कुछ लोगों के लॉन को पार करके उनके पिछवाड़े में उनके लोहे के गेट को खोलता हुआ चला गया। ये दूसरे पिछवाड़े के घर की ओर जाता था। मैंने कानून पार किया और एक और सड़क मिली जिसका नाम मेडो रोड था। एक और सड़क, मैंने मन ही मन सोचा। अच्छा, तुम कहाँ हो किम? मैं तुम्हें लेने आता हूँ। नहीं, ये ठीक है। क्या आपका पिछला दरवाजा खुला है? मैंने पूछा जब मैं एक और पिछवाड़ा और सड़क पार कर रहा था। क्रीक रोड, 45 क्रीक रोड। मैं पिछले दरवाजे पर खड़ी थी और फोन पर बात करते हुए आशा के कदमों की आवाज सुन रही थी। एक सेकंड में वो पहले से ही पिछले दरवाजे पर था और उसे खोलने के लिए लॉक को टटोल रहा था। दरवाजा खुलने के उस पल में मैं आशा से टकरा गई, अपना चेहरा उसकी कठोर गर्म छाती में दबाते हुए, रोते हुए। मैं बुदबुदाया और गुस्से में एशा की शर्ट को पकड़ने वाली अपनी रात के बारे में कोसने लगा। उसने मुझे अपनी छाती के करीब धकेल दिया, अपनी मांसल बाहों को मेरी कमर के चारों ओर लपेटर मुझे दिलासा दिया। शरा, सब ठीक है किम्मी, अब तुम ठीक हो। तुम ठीक हो जाओगी। उसने बुदबुदाया, मेरे सिर को थपथपाते हुए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, उसने मुझसे फुसफुसाया। उसने मुझे उठाया, मुझे 2 साल के बच्चे की तरह उठाया। मैंने अपने पैरों को उसके कूल्हों के चारों ओर लपेटा और अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेटी और रोती रही। वह अपने बिस्तर पर बैठा रहा और मुझे आगे पीछे हिलाता रहा। मुझे बता रहा था कि सब कुछ ठीक है और मुझे उस पर विश्वास है। मुझे पता था कि अगर आशा मेरे साथ है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि यह सब कुछ दूर कर देगा और मैं फिर से खुद जैसा महसूस करूंगी। मैं हिचकी के साथ रोने की स्थिति में थी और मेरे गाली और छाती से आंसू बह रहे थे। थोड़ी थोड़ी हवा के लिए हॉन्फ रही थी। मेरा रोगा बंद हो गया, लेकिन आशा के चारों ओर मेरी पकड़ ढीली नहीं हुई और न ही उसकी। हम वहां ऐसे ही बैठे रहे, जो 1 घंटे जैसा लग रहा था, लेकिन शायद उससे आधा ही। मैंने तुमसे कहा था, ऐश ने हल्के से ठहाका लगाया। मैं घोड़ा मुस्कुराया, ये जानते हुए कि यह क्षण आएगा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि यह लानत पोशाक एक बुरा विचार था? मैं हल्के से मुस्कुराया क्योंकि उसने हल्की हंसी निकाली। बेशक उसने मुझे बताया था और बेशक वो ये सुनना चाहेगा कि वह सही था।
मुझे उम्मीद है कि उसने ऐसा करने की योजना नहीं बनाई होगी। तुम उस पोशाक को क्यों नहीं बदल लेते ताकि हम उसे जला सकें? मैं हंसी, कल्पना करते हुए कि मेरी ड्रेस को जलता हुआ देखकर उसके चेहरे पर कितनी चमक होगी, क्योंकि उसे बताया जा रहा था कि वह सही था। जब उसने मुझे बिस्तर पर लिटाया तो मैंने अपना सिर हिलाया। मैं उसके कंबल में लिपटी हुई थी। वे बहुत गर्म थे और मैं बहुत ठंडी थी। मुझे लगता है कि यह कहना सुरक्षित है कि आप जल्द ही इन पार्टियों में नहीं जाएंगे, एशर ने कहा, जितना मैं सोचती हूँ उससे कहीं अधिक सख्ती से। मैंने उसे अपने ड्रेसर के पास जाते और अपनी एक चर्ट निकालते देखा। उसने दराजों में से एक जोड़ी स्वेटर पेट निकाली। अरे, मैं उन्हें हर जगह ढूंढ रहा था। वे मेरे पसंदीदा बैगी स्वेटर पेट, यो मुझे लगा कि मैंने उन्हें खो दिया है या केटी ने उन्हें ले लिया है। उसने कपड़े बाथरूम में रख दिए और मुझे नहाने के लिए छोड़ दिया। अगर तुम्हें मेरी जरूरत ही तो मैं नीचे नाश्ता बना रहा हूँ। उसने फुसफुसाते हुए मेरा सिर चूमा। मैंने सिर हिलाया। उसके कमरे से बाहर निकलने का इंतजार करते हुए मैं नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। आशा का दृष्टिकोण 4G77 दया। मुझे किम्मी पर दया आ गई। वो इस तरह रोने लायक नहीं थी। वह इतनी बुरी तरह से चोटिल होने लायक नहीं थी। और यह सबसे ज्यादा, यह इतनी हरी हुई होने लायक नहीं थी। जो भी कमीना था जिसने मेरी किम्मी के साथ ऐसा किया, वे चाहते थे कि उन्होंने ऐसा न किया होता क्योंकि मैं उन्हें बुरी तरह पीटने वाला था। यह इतनी अच्छी और जिम्मेदार लड़की है जिसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। मेरे अंदर का कुछ हिस्सा ऐसा महसूस करता था कि यह मेरी जिम्मेदारी थी। मैं लगातार कहता रहा कि वो ड्रेस अच्छी नहीं होगी और मुझे लगा कि मैंने इसे बदकिस्मत बना दिया है। मुझे पूरी रात उस पर नजर रखनी चाहिए थी और सुनिश्चित करना बाह्य था कि उसे कुछ ना हो। अगर मैं इतना अच्छा दोस्त हूं जैसा कि मैं कहता हूं तो मुझे उसकी सुरक्षा के लिए और कुछ करना चाहिए था। मैं ये सोचने में बहुत मूर्ख हूं कि कोई भी लड़का किम्मी जैसी लड़की का फायदा नहीं उठाएगा, जो बहुत ज्यादा शराब पी रही है और लड़के उसे बहुत ज्यादा शराब पिला रहे हैं। मुझे भी लगता है, मुझे लगा कि किम्मी शराब पीने से मना करने में ज्यादा होशियार होगी। बेवकूफ सेक्सी दिखने वाली विदेशी लड़कियां मैंने जोर से जम्हाई ली और एक कप कॉफी बनाने के लिए काफी देर तक जागने की कोशिश की। मैं पूरी रात जागता रहा, उम्मीद करता रहा कि किम्मी मुझे कॉल करेगी या मैसेज करेगी। यहां तक कि एक साधारण अरे मैं चर पर हूं, मुझे पागल मत होने दो भी काफी होता, या बस मुझे बता देना कि बह कहाँ है। मैंने काउंटर पर अपना सिर टिकाते हुए टोस्टर में बारुल के कुछ स्लाइस डाले। कॉफी की बीप बजने लगी जिससे मैं घोड़ा चौंक गया, लेकिन ठीक समय पर जब मैंने किम्मी को सीढ़ियों से नीचे आते हुए सुना। मैंने फिर से जम्हाई ली, 2 मग लिए और कॉफी, चीनी और क्रीम डाली। मैंने किम्मी को उसका मग दिया और खुद भी एक घूंट लिया। यह शायद हैंगओवर या जो भी वह अभी महसूस कर रही थी, उसके लिए अच्छा था। शिकार है, मुझे जागते रहने के लिए अपने पूरे दिन में 30 कप कॉफी की जरूरत पड़ेगी। मैं कौन सा मजाक कर रहा हूं, मैं दिन में कभी कभी झपकी ले लूंगा। क्या तुम नाश्ता करना चाहोगी? मैंने किम्मी से पूछा। उसने अपना सिर हिलाया और लिविंग रूम में सोफे पर चली गई। वो एक कोने में तकिए के सहारे बैठी थी और अपनी कॉफी की चुस्कियों ले रही थी जो उसके हाथों में कौप रही थी। मैंने आह भरी। मुझे उसके लिए बुरा लगा। मुझे कुछ करना चाहिए था। किसी ऐसे व्यक्ति को देखना मुश्किल है जिसके लिए आपकी गहरी भावनाएं हैं और वो उस दर्द से गुजर रहा है। मुझे किम्मी को इस तरह देखना बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं टोस्टर के पास गया और वफल को प्लेट में रख दिया। जब भी मेरी बहनें जागती, वे उन्हें खा सकती थी। मुझे आश्चर्य है कि वे पहले ही क्यों नहीं जाग गई। किम्मी अपने उन्मादी रोने से बहुत शोर मचा रही थी। ठीक है, और मैं फोन पर चिल्ला रहा था, लेकिन अरे, अगर तुम मेरी स्थिति में होते तो तुम भी ऐसा ही करते। मैं सोफे पर चला गया, उसके बगल में बैठ गया। उसने मेरी तरारू नहीं देखा और ये दुखदाई था। मैंने उसे हल्के से धक्का दिया, मुस्कुराया, ये बिना हिले डुले अपने हाथों को मग के चारों ओर लपेटे खाली टीवी को पुरती रही। ये वो पल हैं जब मैं चाहता था कि मेरे पास दिमाग पढ़ने की महाशक्ति होती। किन्नी, क्या मैंने खुद को रोक लिया? लगभग पूछने से भी डर गया। मैं उसे फिर से रोते हुए नहीं देखना चाहता था, लेकिन मैं जानना चाहता था कि कौन है ताकि मैं उस आदमी को मार सकूं जिसने ये किया। ये कमीना किसी भी तरह से बच नहीं सकता था। मुझे परवाह नहीं है कि वे कौन है। भले ही आप संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति होते, मैं फिर भी आपको बुरी तरह पीटता। कोड अपराध नहीं ओबामा। आपने मेरी लड़की को चोट पहुंचाई। यह मेरी नीति है कि मैं आपको वापस चोट पहुंचाऊं। 4G77, किम्मी, तुम्हें किसने रुलाया? मैंने पूछा। मैंने कुछ सेकंड इंतजार किया, फिर उसने अपना सिर हिलाया। उसे हमेशा इतना जिद्दी क्यों होना पड़ता है? इसी वजह से वो इस मुसीबत में फंसी है। किम्मी, मुझे बताओ। मैं जानना चाहता हूं, तुम्हें किसने चोट पहुंचाई? नहीं, अश, ऐसा मत करो।
उसने फुसफुसाते हुए कहा, जबकि उसके चेहरे पर एक आंसू टपक रहा था। मैंने आंसू पोंछे। किम्मी, मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। कोई भी तुम्हें चोट पहुंचाए बिना बदले में चोट नहीं पहुंचा सकता। मुझे परवाह नहीं कि वह कौन है, मुझे बताओ। वह अपना सिर हिलाती रही, मेरी आंखों में नहीं देख पा रही थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कहने में धर्म आ रही है। मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा नहीं कर सकती। वो बुदबुदाती है। कौन उसे ऐसा महसूस कराएगा? मुझे बताने में उसे शर्म क्यों आएगी? क्यों? किम्मी, इसमें शर्मिंदा होने की कोई बात नहीं है। हम सभी गलतियों करते हैं और हम सभी को पछताना पड़ता है, लेकिन हमें उन्हें पीछे छोड़ देना चाहिए, अतीत में, और फिर एक दिन वापस जाकर उस पर हंसना चाहिए। साल की किताबों की तरह, मैंने कहा। अरे, साल की किताबें जीवन का एक आदर्श उदाहरण है। माता पिता की साल की किताब देखें। मुझे यकीन है कि वे हंसना शुरू कर देंगे। मुझे पता है कि मैं हंसता हूं। कृपया 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 मुझ पर गुस्सा मत होइए। मुझे तो पता ही नहीं था। मैं इतनी नशे में थी, यह सोचते ही उसके चेहरे पर फिर से आंसू गिरने लगे। ये हास्यास्पद है। मैं कभी भी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। अरे, हम सभी नशे में होने पर बेवकूफ़ी भरी हरकतें करते हैं। याद है जब मैं पुराने सीनियर्स होम पूल में स्किनी डिपिंग करने गया था? या वह समय जब मैंने पिनाटा के साथ मस्ती की थी? या वह समय भी जब मैंने तुम्हारी स्वीट 16 पार्टी के दौरान तुम्हारे चचेरे भाई के साथ मस्ती की थी? रुको, क्या तुमने ऐसा कब किया? वो उत्सुकता से मेरी ओर देखते हुए बुदबुदाती है। अरे यारा, जैसे इस बारे में पता ही नहीं था। कोई बात नहीं। मैंने झूठ बोला। उसने अपना सिर हिलाया। उसे यह बात सामान्य रूप से मनोरंजक नहीं लगी। अरे, मुझे किम्मी को ठीक करना है और उसे उसकी पुरानी अवस्था में वापस लाना है। मुझसे वादा करो कि तुम मुझे जज नहीं करोगे, या मुझे याद नहीं दिलाओगे, या इसे कभी जाने नहीं दोगे। इसके बारे में मुझे चिढ़ाओ मत, इसके बारे में मजाक मत करो। मेरा मजाक मत उड़ाओ, मत करो। मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूं, मेरी दिल की कसम। मैं अपना दाहिना हाथ हवा में उठाते हुए कसम खाता हूं। उसने आह भरी और अपने चेहरे से आंसू पोंछने लगी। टायलर, उसने इतनी धीमी आवाज में कहा कि मैं मुश्किल से उसका उच्चारण कर पाया। अरे नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। वो कमीना। आशा, ऐसा मत करो। किम ने मेरी बांह पकड़ते हुए मुझे चेतावनी दी, और अंत में मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्या बकवास है किमा? उसने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुम चाहती हो कि मैं इसके बारे में कुछ न करूं? बिल्कुल नहीं। मुझे खेद है, लेकिन उस कमीने को वो मिलेगा जो उसके लिए उचित है। 4G77 ऐश, कृपया मह जाओ। आज नहीं। वो घर पर भी नहीं है। वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है। उसने मेरी बांह को अपने हाथ में कसकर पकड़ते हुए मुझसे विनती की। तो मैं उसका इंतजार करूंगा किम, वो बचकर नहीं भागेगा, नशे में हो या नहीं। कृपया ऐश, तुमने वादा किया था। हम दोनों नरों में थे और हम दोनों ने शायद मूर्खतापूर्ण व्यवहार किया। मत जाओ, उसने गिड़गिड़ाते हुए और मेरा हाथ खींचते हुए कहा। मैंने उसे अविश्वास से देखा। मैं बहुत हैरान था कि वह मुझे टाई के साथ ऐसा न करने के लिए मजबूर कर रही थी। मुझे लगा कि वह मुझे टाई की चोट पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। वे एक दूसरे से नफरत करते थे। तो ये कैसे हुआ? उसने मुझे सोफे पर बैठने के लिए हाथ खींचा। उसकी जैतून जैसी आंखें अभी भी आंसुओं से धुंधली थीं, और उसका निचला हाथ कांप रहा था। उसके गाल लाल हो गए थे, आंसुओं से गीले हो गए थे। गुस्से में मैं वापस सोफे पर बैठ गया। अभी भी तनाव में था और टायलर को पीटने के दर्दनाक तरीकों के बारे में सोच रहा था। मैंने हार मान ली। मैंने किम्मी को अपना सिर मेरी गोद में टिकाने दिया और सोफे पर फैल गया। वह मेरे स्थिर शरीर पर कांप रही थी। मैंने उसके सिर के ऊपर चुमा, उसकी पीठ धपधपाई और टीवी चालू कर दिया ताकि कमरे में सचाटा न रहे। टायलर किंग, नरक से आने वाली यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। एपिसोड -7 ऑल फॉर मी। किम का दृष्टिकोण। सोमवार को स्कूल जल्दी नहीं आ सकता था। आज स्कूल जाना एक मीठा और कड़वा एहसास था। मैं स्कूल जाना चाहता था क्योंकि मैंने अंग्रेजी के लिए अपने निबंध पर बहुत मेहनत की थी, इसलिए मैं इसे पास करना चाहता था। दूसरा, स्कूल और काम हमेशा मेरे लिए वर्तमान घटनाओं से अपना ध्यान हटाने का एक शानदार तरीका है जो अभी भी मुझे परेशान कर रहा था। मैं स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था, इसका कारण स्पष्ट है। मैं टायलर से टकराना नहीं चाहता था। मैं टायलर को देखना नहीं चाहता था। मैं टायलर से बात नहीं करना चाहता था। मैं टायलर से किसी भी तरह की बात नहीं करना चाहता था। मुझे ये भी उम्मीद थी कि पार्टी की रात मेरे व्यवहार पर कोई टिप्पणी नहीं करेगा। मैंने एशा को छोड़ दिया ताकि वो जिम के पास लॉकर रूम में जा सके, जबकि मैं लॉकर की ओर पहले से ही चल रहा था। मैं जल्दी से अपने लॉकर की ओर चला गया, वी विंग से बचते हुए जहां टायलर का लॉकर है।
सौभाग्य से मेरा लॉकर सी विंग में है। एशा को यह समझाना मुश्किल था कि वह लड़कों के लॉकर रूम में जाने के दौरान मुझे कुछ पलों के लिए छोड़ दे। टापलर वाली उस घटना के बाद से वो हमेशा की तुलना में ज्यादा सुरक्षात्मक हो गया है। बढ़िया। मेरे लिए सबसे मुश्किल काम था उसे शनिवार को रुकने के लिए मनाना और टायलर के चेहरे पर वार न करना। किसी तरह मैंने उसे इतने लंबे समय तक दूर रहने के लिए मना लिया। मैं टायलर किंग के चेहरे पर बार होते देखना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दे सकता था। ऐसा नहीं है कि टायलर ही दोषी है, मेरा मतलब है मैं भी नशे में था। नशे में? उफ, ऐसा फिर कभी नहीं होगा, भगवान का शुक्र है। पिछले 2 दिनों से मैं खुद को ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि टापलर भूल गया था या उसने मुझे शुक्रवार की रात को पहचाना नहीं था, और उम्मीद है कि शनिवार की सुबह भी। लेकिन शनिवार की सुबह भगवान की ओर से कोई चमत्कार होगा जिससे उसे एहसास न हो कि वह होश में उठा था, जो शायद उसने किया था। मुझे पता था कि मैं अपनी उम्मीदें बहुत बढ़ा रहा था, लेकिन मुझे खुद को शांत करने के लिए मनाने की कोशिश करनी पड़ी। अपनी पहली 3 अवधियों के लिए अपनी किताबें उठाकर मैं जल्दी से भागा। उम्मीद थी कि गलियारे में कोई गड़बड़ी न हो और मैं सीधे कक्षा में चला जाऊं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, केवल भगवान ही कुछ चमत्कारों को सच कर सकते हैं। जब मैंने अपने लॉकर का दरवाजा बंद किया तो मैं चौंक कर पीछे हट गया और उस चेहरे को देखा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी और जिसे मैं टालने की कोशिश कर रहा था। जब सदमा टल गया तो मैंने शांत रहने की कोशिश की, जैसे कुछ हुआ ही न हो। टायलर, मैंने खट्टी आवाज में कहा। वो सिर पीछे की ओर झुकाकर दुष्टतापूर्वक हंसा। ओह किम्मी, किम, क्या तुम सच में सोचती हो कि मैं आज तुम्हारी मासूम हरकतों को बर्दाश्त कर लूंगा? उसने अचानक कहा। मैंने उसे सबसे अच्छा तुम पागल हो रहे हो वाला लुक दिया। ठीक है, मैंने बेवकूफी से कहा। अंदर से आप यकीन मानिए कि मैं अभी पूरी तरह से घबराया हुआ हूं। मेरा दिमाग पागल हो रहा है और मेरे दिमाग में लगातार लाखों विचार आ रहे हैं। वह मेरे कान के पास झुककर फुसफुसाया, जिससे मेरी रौड़ में सिहरन पैदा हो गई। मुझे पता है कि शनिवार की सुबह तुम मेरे बिस्तर पर थे। मेरा मुंह थोड़ा खुला रह गया। मेरे हाथ मेरी किताबों को पकड़कर मेरी चीख को रोक रहे थे। मैंने एक पल के लिए उसकी नजर से नजर मिलाई, जिससे उसने मुझे आंख मारी और उसके घिनौने चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। तुम ही हो जो मुझे तुम्हारे कमरे में लेकर आए थे, मैंने उसे याद दिलाया। ऐसा नहीं है कि मैंने वहां जाने के लिए कहा था, मुझे लगता है। क्या मैंने ऐसा किया? वो अपने होठों को सिकोड़ते हुए सोचता है। मुझे संदेह है कि तुम्हें याद होगा, मैंने उपहास करते हुए अपनी उंगलियों घबराहट में उन पाठ्य पुस्तकों के नीचे घुमाई जिन्हें मैं संभाल रहा था। तुम दिन में मुझसे इतना संतुष्ट नहीं हो पाते कि रात में भी मेरी चाहत रखते हो। वो हंसते हुए अपने पीछे रखे लॉकरों के सहारे झुक जाता है। मैंने उसके शब्दों पर मुस्कुराकर उन्हें घुमा दिया। या फिर तुम दिन में मुझसे इतना संतुष्ट नहीं हो पाते कि रात में तुम मुझे चाहते हो। जाओ। मुझे लगता है कि मैंने अपने मुंह में घोड़ी उल्टी कर दी है। घिनौना, यह अभी भी टायलर किंग है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं। अपने सबसे गीले और जगली सपनों में टायलर पागलों की तरह दहाड़ता है, अपने पेट को पकड़ता है जैसे कि वो दर्द में हो। मैं चुप हो गई, समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब हूँ। लड़के इतनी आसानी से जवाब कैसे दे देते हैं? मैं जब भी तुमसे नफरत करती हूँ, यह कोई सपना नहीं है। हाँ, ठीक है, ये भावना तीनों तरफ से होती है बेवकूआत। वो जवाब देता है, मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए आने से पहले। वाह, वाकई परिपक्वता। ओह, यह एक जोरदार धक्का था। मैं एक बार फिर लंच के लिए अकेले जा रहा था। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, जरा भी नहीं। एशा कहीं नहीं मिल रहा है और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि वह किसी दूसरे नए छात्र के साथ संबंध न बना रहा हो। मैं लंच रूम के लिए एक फोटा रास्ता लेता हूँ। हॉल में इधर उधर देखता हूँ कि एशा अकेले जा रहा है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने हॉल में एशा को चिल्लाकर पूछा। वो पीछे मुड़ा, प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, मैंने अपना हाथ उसके हाथ में डाला और लंच के लिए कैसे की ओर चल पड़ा। ओह, मुझे अपनी गणित की किताब लेने के लिए मिस्टर ग्रीन की कक्षा में जाना है। मैं आपके साथ चलूंगा, मैंने कहा और उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैं लंच के समय आपसे मिलूंगा। वो मुझसे अलग होते हुए हॉल में जॉगिंग करता हुआ चला गया। मैं हॉल के बीच में खड़ा था, जहां उसने मुझे छोड़ा था, उसे देख रहा था। वो पीछे मुड़ा और मुझे चिल्लाने के लिए रुका। इसमें बस कुछ मिनट लगेंगे, मैं जल्दी ही नीचे आ जाऊंगा। एक गहरी लंबी सांस के साथ मैं अकेले ही विपरीत गलियारे से नीचे चला गया और दोपहर के भोजन के लिए आंगन से होकर चला गया। मैंने एक बड़ी कुकी और सलाद खरीदा और फिर केटी के साथ उसकी मेज पर बैठ गया। अरे किम्मी, क्या चल रहा है? केटी ने प्रसन्नतापूर्वक पूछा।
मैंने अपनी कुकी का एक टुकड़ा फाड़ते हुए नमस्ते कहा और उसे अपने मुंह में डाल लिया और गहराई से सोचने लगा। आशा को आज गणित भी नहीं है। आज सोमवार है। उसे सोमवार सबसे ज्यादा पसंद है क्योंकि उसकी कोई गणित की क्लास नहीं है। यह क्या कर रहा है? ब्रिटनी, तुम आशा के साथ एक ही गणित की क्लास में हो, है ना? मैंने उससे टेबल के दूसरी तरफ से पूछा। हाँ, क्यों? उसने जिज्ञासा भरे स्वर में पूर्ण। आज आप लोगों के पास गणित नहीं है ना? मैंने पूछा, ये जांचते हुए कि क्या मैं सही था। नहीं, हम नहीं जानते। उसने सिर हिलाते हुए पुष्टि की। वो क्या कर रहा है? मैंने अपने आप से बड़बड़ाते हुए अपनी कुकी को और अधिक खाते हुए कहा। ब्रिटनी ने मेरी और आंखें सिकोड़कर देखा और फिर से एवी से बात करते हुए मुंह फेर लिया। हो, केटी, मेन कैसा था? ब्रान ने पूछा। मैंने ध्यान देने की कोशिश की, जबकि अभी भी एशिया के बारे में सोच रहा था। उसने मुझसे झूठ क्यों बोला और वह वास्तव में क्या कर रहा है? मैंने पहले ही यह सब सुन लिया था जो केटी दूसरों को बता रही थी। मैंने अपना पूरा खाली समय उसकी दादी के साथ मेन में 4 दिन की छुट्टी के बारे में उसकी सभी कहानियों सुनने में बिताया था। केटी की दादी वाकई बहुत अच्छी है। मैं उनसे एक बार तब मिला था जब मैंने अपनी गर्मियों की कुछ छुट्टियों मेन में केटी के साथ बिताई थी। उसकी दादी बहुत अमीर है। वो बहुत प्यारी है और उनका खाना बनाना लाजवाब है। अब तक की सबसे अच्छी डबल फास्कोविला स्कूल के कैफेटेरिया से अभी जो कुकी में खा रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा अच्छी है। मैंने किशोरों से भरे लंच रूम में एशिया को ढूंढा। लंच शुरू हुए 15 मिनट हो चुके हैं। वो कहीं है? मैं उठ गया और अपना कूड़ा पेशाने ही वाला था कि एशिया आमतौर पर अपने दोस्तों के साथ जिस मेज पर बैठता है उस पर नजर डालने लगा। चौंक कर डापलन मेरे पास जाया, मेरी दोनों बाहें पकड़ ली और मुझे भयभीत होकर पूरने लगा। उसने मुझे बुरी तरह डरा दिया। मैंने भी उसे वही डरावनी नजर से देखा। हे भगवान, द्वाप, तुमने मुझे बुरी तरह डरा दिया। क्या हुआ? एशिया ने टायलर के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे बस इतना पता है कि टाय नर्स के ऑफिस में खून से लथपथ है और ऐश में डिलन को बाकी सब कुछ समझाए बिना कैफे से भाग गया। अरे, मुझे ये समझ लेना बाहिए था। ऐश टायलर के साथ झगड़ा शुरू करने की कोशिश कर रहा है। मैं तेजी से आंगन से होते हुए स्कूल के दरवाजे पर नजरें गड़ाए हुए था, जहां ऐश बाहर निकलता है, अपने होंठ पर आइस पैक पकड़े हुए। मैं उसके पास दौड़ा, आइस पैक हटाया और जांच की कि कितना नुकसान हुआ है। एशिया, माइकल नाइटा, क्या बकवास है? तुम स्कूल में लड़ाई क्यों शुरू कर रहे हो? मैंने उसके चेहरे पर चिल्लाया। वो एक क्षण के लिए चौंक कर मेरी ओर देखने लगा और फिर अपनी नीली आंखें मेरी ओर घुमाते हुए बोला, किम्मी, मैंने तुमसे कहा था कि ऐसा मत करो। अशरा, मैं उसे याद दिलाता हूँ, तुम वादा करो। ठीक है, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। उसने चिल्लाते हुए अपने हाथ हवा में उछाले। मैंने अपना सिर हिलाया और बर्फ का पैकेट उसकी छाती पर फेंका। उसका होंठ कटा हुआ था और सूजा हुआ था और उसके गाल पर पहले से ही सूजन की लाल रेखा दिख रही थी जी जल्द ही चोट लगने वाली थी। मैं एशा को इतना अच्छी तरह जानता था कि मुझे पता था कि वो इस तरह की बेवकूफ़ी करेगा। बेशक, एशा मेरी बात नहीं सुनता। 11 साल बाद आपको लगेगा कि अब मुझे ये बात समझ आ गई है। मेरी रक्षा के लिए कुछ भी, लेकिन मुझे उसकी इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। और यह सब मेरी वाह से, उसे शायद वा तो निलंबित कर दिया जाएगा या हिरासत में लिया जाएगा या किसी और तरह की सजा दी जाएगी। मुझे पता है कि टायलर का चेहरा खराब होते देखना मेरा सपना है, लेकिन इन परिस्थितियों में नहीं। उसने मेरी बांह पकड़ ली और मुझे घूमकर उसका सामना करने पर मजबूर कर दिया। मैंने उसे गुस्से से देखा। किम, तुम मुझ पर गुस्सा नहीं कर सकती। मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए किया है। आशा, मैंने कभी तुमसे उसके साथ झगड़ा शुरू करने के लिए नहीं कहा। मैंने तुमसे कहा था कि इसे अकेला छोड़ दो। मैं पिछले 2 दिनों से यही दलील दोहरा रहा हूं। खैर, मैं चीजों को इस तरह से नहीं संभालता, वो तर्क देते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि तुम इसे संभाली। एशा, मैंने अपना सिर हिलाया, आह भरी, अपने बालों को हाथों से पकड़ा और खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। हिंसा कभी भी समाधान नहीं है। मुझे इससे नफरत है जब वो मुसीबत में पड़ता है। इस बार वो मेरी वजह से मुसीबत में है। ये सबसे बुरा हिस्सा है। इसके बाद मुझे जो अपराध बोध होता है वो भयानक है। पिछले साल मैं डैंडन नाम के एक लड़के के साथ डेट पर गई थी। पता चला कि मैं उसकी पूर्व प्रेमिका की ईर्ष्यालु बनाने के लिए उसकी रिबाउंड गर्ल थी। एशा को पता चल गया और उसने बैडन को मुक्का मारा। उसे 2 गेम के लिए बेंच पर बैठना पड़ा और 3 शुक्रवार को हिरासत में रहना पड़ा। जब उसकी मां को पता चला तो उसे 2 सप्ताह के लिए घर से निकाल दिया गया। एक और बार मिडिल स्कूल में इवान नाम के एक लड़के ने मुझे बेवकूफ कहा क्योंकि मैंने ब्रेसेस लगवाए थे। एशा ने उस दिन छुट्टी के दौरान उसे मिट्टी खाने को कहा। क्या मैं दोषी महसूस करने में गलत हूँ?
मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर बार जब मेरे साथ कुछ होता है और ऐशो उसे ठीक करने के लिए अपने हाथों में लेता है, तो उसे इसके लिए सजा मिलती है। मैंने उसके कटे हुए होंठ और उसके चेहरे पर उभरती हुई चोट की देखा। ये सब मेरी वजह से हुआ। तुमने उसे कितनी बुरी तरह घोट पहुंचाई? मैंने हिम्मत करके पूछा। वह मुस्कुराकर हंसा, उसे कमर में लात मारी, उसके चेहरे पर मुक्का मारा और उसे जमीन पर पटक दिया। हमने कुछ और मुक्के मारे। पूरा मत करो, मैंने कहा, पहले से ही टाइलर के लिए बुरा महसूस कर रहा हूं। एसर ने जिस पहली यातना का जिक्र किया, उससे मुझे पहले से ही बुरा लग रहा था। और यह टाइलर है जिसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे। एशर, वो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, तुम उसके साथ ऐसा क्यों करोगे? हम छोटे बच्चे नहीं रहे, तुम एक दूसरे को गंभीर रूप से चोट पहुंचा सकते हो। तह मेरा सबसे अच्छा दोस्त नहीं है, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें सबसे पहले बचाता हूं, चाहे कुछ भी हो। कोई भी तुम्हें इस तरह से चोट पहुंचाने से नहीं बच सकता, जब तक कि मैं इसमें शामिल न हो जाऊं। मुझे परवाह नहीं है कि वो कौन है, वे तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं करते। एशर ने मुझे सख्ती से कहा, हर बार मेरी ओर इशारा करते हुए अपने जुनून पर जोर दिया। मैंने आह भरी, अपने बालों में हाथ फेरा और अपनी आंखें बंद कर ली। यह एक तरह से मीठा और चापलूसी भरा है। मैं माफी नहीं मांगने जा रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम जानते हो उसने तुम्हारे साथ जो किया उसके लिए वह इसके लायक था। एश ने कंधे उचकाते हुए कहा। आरोर, मुझे बचाने की कोशिश करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझसे एक वादा करो। मैं उससे बातचीत करते हुए कहती हूँ, ऐसा हमेशा नहीं हो सकता। आशेर हर बार हिंसा का इस्तेमाल नहीं कर सकता जब मेरे साथ कुछ नाटकीय होता है। आरोर हमेशा मेरी लड़ाई लड़ने के लिए मौजूद नहीं रहेगा। सबसे बुरी बात यह है कि टाइलर और मैंने शायद सिर्फ एक दूसरे के साथ सेक्स किया। ऐसा नहीं है कि हमने सेक्स किया और उसने मुझे गर्भवती कर दिया, लेकिन ये फिर भी घिनौना था। चाहे मैं कितनी भी नशे में क्यों ना हो, मुझे यकीन है कि मेरा दिमाग मुझे जगा देगा और मुझे इस तरह के निर्णय लेने से रोक देगा। क्या? एशर ने झट से जवाब दिया, यदि तुम मेरा साथ देना चाहते हो, तो ऐसा मत करो कि तुम स्वयं मुसीबत में पड़ जाओ। मैंने उससे बहुत प्यार और चिंता के साथ कहा। वो बहुत ही कमीना है, मुझे नहीं पता कि मैं उससे दोस्ती क्यों कर रहा हूँ। मुझे उसे और भी ज्यादा प्रताड़ित करना चाहिए था, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। ऐसा मत कही, एशा, तुम तानाशाह की तरह लग रहे हो। मैं अपने चेहरे पर उभरी हुई मुस्कुराहट को रोक नहीं सका। मैं अभी भी उससे नाराज हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे इससे निपटना होगा। ऐसा नहीं है कि मैं अब समय को वापस लाकर इसे ठीक कर सकता हूँ। जो हो गया सो ही गया, आप गिरे हुए दूध पर से नहीं सकते। मुझसे वादा करो, मैंने दोहराया। वो आह भरते हुए अपनी नीली आंखें मेरी ओर घुमाते हुए कहता है, मैं वादा करता हूँ। वो बुदबुदाता है। अब कभी नहीं, अब से किसी परेशानी में नहीं पड़ना, मैंने स्पष्ट किया। वो अपने हाथों को हो जो भी हो की शैली में इधर उधर हिलाता है, मुझे गंभीरता से नहीं लेता। अपने हाथ में आइस पैक पकड़े हुए मैं उसके सामने खड़ा हूँ, अपनी उंगलियों से उसके होंठ पर लगे कट को थोड़ा सा छू रहा हूँ। क्या तुम ठीक हो? उसने सिर हिलाकर मेरी ओर देखा और कहा, मैं ठीक हूं, उसने घुटते हुए कहा। मैंने अपनी बाहें उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट ली और उसे कसकर गले लगा लिया। बेवकूफा बेवकूफा, मैंने हंसते हुए कहा। वो हंसा और मुझे गले लगा लिया। लेकिन तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो, उसने स्वीकार किया। हाँ, मैं अपने मूर्ख दोस्त से प्यार करता हूँ। मैं उसे किसी भी चीज के लिए नहीं बदलूंगा, चाहे वह मेरे लिए कितना भी कहदायक क्यों न हो। अब तक तुम्हें क्या सजा दी गई है? मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, अभी भी उसे गले लगाए हुए। जब कोच को इस बात की भनक लगेगी तो वो शायद मुझे 1 या 2 गेम के लिए बेंच पर बैठा देंगे, लेकिन यह इसके लायक था। और मुझे महीने के बाकी दिनों में सोमवार और शुक्रवार को डिटेंशन में रहना होगा, वो कंधे उचकाते हुए जवाब देता है। मैंने उस पर अपना सिर हिलाया। वह पागल है। मैंने अपने अंगूठे को उसके चोटिल गाल पर धीरे से रगड़ा, उसकी नज़र मुझ पर महसूस की। मैंने उसके गाल पर धीरे से चुंबन किया जैसे मैं बचपन में किया करती थी। मवील ब्यूटर, मैंने बच्चे जैसी आवाज में कहा। हम दोनों हैं पड़े। हाँ, मैं आऊंगा, वो मुस्कुराया। मैं तुम्हारे कट को चूम लेता, लेकिन यह अजीब होता, मैंने गाया, फिर शर्मिंदगी से हंसने लगा। तुम्हें पता है कि तुम्हें इसमें से कुछ चाहिए, उसने मजाक में कहा, अतिरिक्त प्रभाव के लिए अपने शरीर को हिलाते हुए। मैं हंसता हूँ, अपने हाथ के पिछले हिस्से से उसकी छाती पर थपकी देता हूँ। हम वापस लंच के लिए चले गए और जो कुछ बचा था उसका आनंद लिया। वैसे तुमने मुझ पर कसम खाई थी। वह हौफता है, मेरी ओर देखता है और लापरवाही से अपना हाथ मेरे कंधों पर घुमाता है। मैं मुस्कुराती हूँ, अपने होठों को काटते हुए खुद को रोकती हूँ। ओम हो, मैं हंसती हूँ, अपने हाथों को अपने गालों से ईकती हूँ। मैंने कभी एसर की गाली नहीं दी, पागलपन है ना?
ये सिर्फ महिलाओं जैसा नहीं है? मुझे नहीं पता कि मैं इसके बारे में कैसा महसूस करता हूँ। मेरा मतलब है, और ये कितना दुखदाई है। तुम मेरे लिए कुछ ज्यादा ही मतलबी हो रही हो। वो मजाक में कहता है, अपने दिल पर हाथ रखते हुए। ओह प्लीज, मैंने उस पर आंखें घुमाते हुए कहा। एशो ने मुझ पर मेरे सामने इतनी बार गाली दी है कि मैं गिन भी नहीं सकती। बकवास शायद उसका पसंदीदा शब्द है। तुम्हारा मुंह टुकवालो जैसा है और तुम मुझे बता रहे हो कि यह अच्छा नहीं है? ये तभी अच्छा होगा जब मैं ऐसा करूं। मैं चाहता हूं कि तुम यथासंभव पवित्र रहो। वह हंसते हुए मेरे सिर पर धपधपाता है और कैफेटेरिया का दरवाजा खोलता है। अब बहुत देर हो चुकी है दोस्त। मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं, इसलिए ऐसा होना ही था। मैंने मजाक करते हुए अपनी कमर को उसके कूल्हे से टकराया। मेरी छोटी किम्मी बड़ी हो गई है। उसने काल्पनिक आंसू पोंछते हुए झूठा रोना रोया। मेरा वाकई एक बहुत अच्छा दोस्त है। मुझे इस पर गर्व है और मैं आभारी हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों का रिश्ता ईश्वर और मेरे जैसा नहीं है। यह अनोखा और अपनी तरह का अनूठा है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम झगड़ते हैं, हम एक दूसरे की रक्षा करते हैं, और जब भी किसी को जरूरत होती है हम हमेशा मौजूद रहते हैं। सबसे बढ़कर, वह मुझे सुकून देता है और मेरे बचपन के खुशनुमा पहलू को सामने लाता है। क्योंकि जब आप किसी के सामने खुद हो सकते हैं और आपको ये छिपाने की जरूरत नहीं है कि आप वास्तव में कौन हैं, तो वह रिश्ता है जिसे आप बनाए रखने का प्रयास करते हैं। वो रिश्ता जब आप खुद हो सकते हैं और चिंता नहीं कर सकते।